सर माइक आपके हवाले है और आप ही, मैं बात कर रहा था उससे पिछले 15 मिनट से, तो अब आप। अच्छा, आपने पूरा सुपरस्टार टाइप हम लोगों को वेलकम दिया ना, पहले ही असहज कर दिया। सबसे पहले तो जो देरी हुई उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। आपको आधे घंटे यहाँ इंतज़ार करना पड़ा, लेट हुए। अच्छा, अब आज का जो ये इंटरेक्शन सेशन है, इसकी, मैं फ़िलासफ़ी का टीचर हूँ, एथिक्स का, तो इसकी फ़िलासफ़ी क्या है उस पर मैं थोड़ी बात कह देता हूँ, और फिर जो आज के स्टार्स हैं आप इनसे इंटरेक्ट करिए, आप पूछिए सवाल। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से मैं दोनों मीडियम्स में पढ़ा रहा हूँ, मतलब दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स मेरे पास होते हैं, और पढ़ाने लिखाने के दौरान मैंने महसूस किया कि सिलेक्शन का कोई एक मेथड नहीं होता, कोई इसका स्टीरियोटाइप नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है ना। वो आत्मदीपो भव आपने सुना होगा, हर आदमी को खुद अपना तरीका बनाना पड़ता है। कई बार मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ाते हुए ये बात लगती है कि आप ये मानते हैं, बहुत सारे लोग, सब तो नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शायद कोई एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसको आप अपना लेंगे कोचिंग आके तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये गलत धारणा है। तो जो लोग आज आए हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी जो इनकी डिस्टिंक्ट जर्नी है, अलग अलग यात्राएं हैं, सफलता की यात्रा है। आप सफलता के बाद इनको देखते हैं, लेकिन इन्होंने 5-8 साल लगाए होते अपनी लाइफ के इस जर्नी में। वो अलग कैसे हैं एक दूसरे से, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? उससे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं दूसरों से अलग हूं और मेरी तैयारी का तरीका अलग है, तो अलग तरीके से भी सिलेक्शन पाया जा सकता है। हमको किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट की बात को हूबहू कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये पहला जो सेल्फ बिलीफ है आपका। हाँ, लॉजिक और रैशनैलिटी, ये दो बड़े सुप्रीम जज हैं आपकी किसी भी इफर्ट के पीछे। जब भी कोई बात आप सोचिए कि मैं ऐसे पढ़ना चाहती हूं या मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूं, तो ये जरूर सोचिए कि आपकी वो बात जो उस तरीका अपना रहे हैं वो लॉजिकल है या नहीं, उसको रीजन से बैक किया जा सकता है या नहीं। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो 18 महीने की कोचिंग करने को बहुत अच्छा मानते हैं। अक्सर मैं पूछता हूं सवाल कि 18 महीने कोचिंग करोगे हिंदी मीडियम की किसी कोचिंग में, फिर उस 18 महीने की कोचिंग का जो उसने नोट्स बनवाया होगा, अगले 1.5 साल रिवीजन करोगे। 1.5 साल जब रिवीजन करोगे तो तुमने जो रिवीजन का पहला महीना लगाया होगा वो बात तब तक भूल चुकी होगी। तो इस तरह का मेहनत कोचिंग का नोट्स लेके जो भरो अगर एक बोरी में, तो तुम्हारे वजन के बराबर हो जाए, इतना नोट्स तुम डिमांड करते हो। तुमने प्रीलिम्स देना शुरू कर दिया, तुम्हारे पास कोई अपना नोट्स ही नहीं होता है कि मेरा इकोनॉमी में 100 पेज का नोट्स है, साइंस में 100 पेज का नोट्स है, एथिक्स में ये 70-80 पेज का मेरा अपना नोट्स है, वो नहीं है। तो इसका मतलब तुमने जो तरीका अपनाया वो लॉजिकल नहीं है। 18 महीने पढ़ना, फिर 18 महीने पढ़ने के बाद 15 महीने के बराबर रिवीजन का मटेरियल इकट्ठा करना, फिर उसको याद करने की कोशिश करना, उससे तुम अपना बहुत सारा इफर्ट जाया कर रहे हो, जिस इफर्ट को तुमको स्किल सीखने में लगाना चाहिए था। ये एग्जाम नॉलेज और स्किल दोनों का एग्जाम है ना। जैसे एक अच्छा खिलाड़ी क्रिकेटर, उसको जरूर ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारते हैं। क्रिकेट में एक शॉट है स्ट्रेट ड्राइव, पता होना चाहिए कैसे मारते हैं, पुल कैसे करते हैं, उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, बॉडी वेट कैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन केवल उसकी थ्योरी सीख लेने से, अगर विराट कोहली भी हो ना, सचिन तेंदुलकर भी हो, अगर वो मैच प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसकी थ्योरी सीख लेने मात्र से वो पुल मारना या स्ट्रेट ड्राइव मारना शुरू नहीं कर देगा। मैं जब देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो मैं देखता हूं कि आप पढ़ते तो इतना हो, 33 महीने पढ़ लिया, 34 महीने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या 8-9 मिनट जो यूपीएससी में आपको आंसर राइटिंग करने के लिए मिलेंगे,
एक सवाल लिखने के लिए, क्या 9 मिनट में आप 200 शब्दों में आंसर लिखने की प्रैक्टिस आपने की? नॉट ए स्ट्रेट ड्राइव। पता होना चाहिए कैसे मारते हैं, पुल कैसे करते हैं, उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए, बॉडी वेट कैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन केवल उसकी थ्योरी चाहिए। बॉडी वेट कैसे ट्रांसफर करते हैं, लेकिन केवल उसकी थ्योरी सीख लेने से, अगर विराट कोहली भी हो ना, सचिन तेंदुलकर भी हो, अगर वो मैच प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसकी थ्योरी सीख लेने मात्र से वो पुल मारना या स्ट्रेट ड्राइव मारना शुरू नहीं कर देगा। मैं जब देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो मैं देखता हूं कि आप पढ़ते तो इतना हो, 33 महीने पढ़ लिया, 34 महीने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या 8-9 मिनट जो यूपीएससी में आपको आंसर राइटिंग करने के लिए मिलेंगे, एक सवाल लिखने के लिए, क्या 9 मिनट में आप 200 शब्दों में आंसर लिखने की प्रैक्टिस आपने की? क्या मैच प्रैक्टिस है? क्या आपके पास अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स हैं? क्या आप अलग अलग तरीके के आंसर लिख सकते हो? और अगर आपने ये नहीं किया तो आपके पास स्किल नहीं है, और अल्टीमेटली एग्जाम तो आप मेंस क्रैक करके ही पास करेंगे ना, प्रीलिम्स निकाल के तो नहीं करेंगे। तो मेंस में आपने क्या किया? और स्किल के साथ एक और खास बात होती है, पहले स्किल अक्वायर करनी पड़ती है और फिर स्किल रिटेन करनी पड़ती है। इसलिए एक बार किसी क्रिकेटर को अगर शॉट मारना आ भी गया तो ऐसा नहीं होता है कि उसके बाद जिंदगी भर मैच प्रैक्टिस ना करे तो शॉट मारता रहेगा। हर मैच से पहले मैच प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो क्या आप भी सोचो, क्या आप कहते हो ना कि पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो क्या आप जितना पढ़ते हो उतना लिखते भी हो? क्या कोई घर से पूछता होगा ना, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो चल रही, लिखाई कितनी हुई? और अगर लिखाई नहीं हुई, तुम रोज 20 सवाल प्रीलिम्स के सॉल्व नहीं करते हो, तो तुम प्रीलिम्स में एक दिन जाओगे और उस दिन प्रीलिम्स के पेपर में अचानक तुम चमत्कार कर दोगे, तुम मेंस में लिखने जाओगे अचानक शानदार ऐसे लिख दोगे। ये प्रोसेसेस हैं, इन पर कितना काम किया, इसमें मैं पाता हूं कई बार आपको इस तरह के स्टूडेंट से सीखने की जरूरत होती है। तीसरी एक आखिरी बात कह के मैं अभी अपनी बात रोकूंगा, फिर जरूरत पड़ी तो आपके सवाल जवाब के क्रम में हम लोग कुछ और बात आपसे जो होगी उसको करेंगे। एक और बात, मान लो मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट होता, मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट होता, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट होता ऑप्शनल पेपर में, इतिहास का विद्यार्थी होता, और आप मुझसे सिलेक्ट होने के बाद पूछते कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं। आपको ये गलतफहमी हो गई कि शायद मैं जो किताब बता दूंगा उसको पढ़कर आप, केवल उस किताब को पढ़कर आप मेरे समान मटेरियल यूज करने के कारण आप इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे। ऐसा नहीं होता। एक विद्यार्थी, मान लो मैं फिलॉसफी पढ़ता हूं, मेरा फिलॉसफी का जो नॉलेज है, सपोज करो, वो इस कारण से भी है कि मैंने फिलॉसफी में विषय की किताबों के अलावा मुझे माइथोलॉजिकल किताबें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। मैं मिथकों को भी पढ़ता हूं, मैं 10 उपन्यास भी पढ़ता हूं। आपने जब मुझसे पूछा कि फिलॉसफी की किताब बताई तो मैंने उपन्यास का नाम नहीं बताया आपको, लेकिन उन उपन्यासों को पढ़ने के कारण, एक बहुत अच्छा फिलॉसफी में एक उपन्यास नुमा किताब है सोफीज वर्ल्ड, मैंने उसका नाम नहीं बताया क्योंकि सिलेबस नहीं लिखा उसमें। तो आपको मैंने वही किताब बताई जो फिलॉसफी ऑप्शनल के लोग यूज करते हैं। आपने वो किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, दोनों की किताब एक जैसी है, लेकिन सोफीज वर्ल्ड पढ़ने के कारण, माइथोलॉजी पढ़ने के कारण मेरे पास जो एडिशनल अंडरस्टैंडिंग बनी है, जब मैं फिलॉसफी की ऑप्शनल की वही किताब पढ़कर आंसर लिखूंगा जिसको आपने पढ़ा, तो मेरा आंसर आपसे बेहतर होगा। मैं किसी फिलॉसफी ऑप्शनल की किताब को आपसे ज्यादा बेहतर समझ लूंगा। यह अंतर आपको समझना होगा। तो इसका मतलब क्या, सार क्या है? अगर आपकी पढ़ने लिखने की हैबिट वो डाइवर्स नहीं है और आपने किसी टॉपर को सुन के सिर्फ उसकी किताब सुन ली और आपने सोचा कि उसके समान परफॉर्मेंस आप दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उस टॉपर ने हो सकता है सिनेमा बहुत देखा हो, वो सिनेमा का नाम तो नहीं बताएगा, लेकिन लिखते समय एग्जाम्पल में सिनेमा भी लिखेगा, उस सिनेमा से कोई कॉन्टेक्स्ट बनाएगा, वहां से लिखेगा। हो सकता है उस टॉपर ने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में, आजकल इंजीनियर्स बहुत सिलेक्ट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग के दिनों में उसने उपन्यास पढ़ने का शौक बना लिया हो। आपको शायद पता हो, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, आजकल जितने आईआईटीज हैं उनमें आप इंजीनियरिंग करने भी जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले कानपुर आईआईटी में व्याख्यान दिया है,
एथिक्स पर एक टॉक था। जितने इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे थे वहां, वो इंजीनियरिंग के साथ साथ उनका कुछ एक सब्जेक्ट होता है कि आप साइकोलॉजी ले लो, या तो आप हिस्ट्री ले लो, आप फिलॉसफी ले लो। मैं इतने लंबे समय से फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद मुझे लाइब्रेरी में आईआईटी की ऐसी फिलॉसफी की किताबें देखने के लिए मिली जो हमारे जमाने में हमारे यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी, और बच्चों ने बताया उन्होंने पढ़ा है। तो अब जरा सोचो, इंजीनियर है वो, उनका सुपीरियर आईक्यू तो है ही, साथ में फिलॉसफी पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने क्या किताब पढ़ी, तो आईआईटी के डेज में पढ़ी हुई फिलॉसफी किताब तो नहीं बताएंगे। हिस्ट्री किताब, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और किससे पढ़ रहे हैं? मार्केट में बिकने वाली गाइड से नहीं, टेक्स्ट से, रेफरेंस से। ये वो चीजें हैं जो अंतर बना रही हैं। स्किल उनके पास ज्यादा है। आईआईटी का कोई बच्चा इतने टर्म पेपर लिखता है, इतने सेमेस्टर्स देता है, एग्जाम देते देते उसकी एग्जाम देने की स्किल डेवलप हो गई, पीपीटी बनाते बनाते कम शब्दों में अपनी बात कहने की स्किल डेवलप हो गई। वो स्किल लेके आया, बेटर आईक्यू लेके आया, टेक्स्ट और रेफरेंस से पढ़ने के एक कल्चर के साथ आया, और फिर उसने आके आपसे मुकाबला शुरू किया। और आप कहां लगे हैं? आप अभी 18 महीने कोचिंग करने और उसके बाद 15 महीने उसको रिवीजन करने में लगे हुए हैं। वो कोचिंग का नोट्स जो हमारे जैसे लोग या आपके जैसे लोग अगर फेल हो जाते हैं यूपीएससी में, तो नोट्स बनाते हैं। वो नोट्स बनाने वाले लोग एनसीईआरटी के तरह नोट्स नहीं बना सकते। एनसीईआरटी का रिप्लेसमेंट कोई नोट्स नहीं हो सकता। आखिरी बात ये बता दूं इसमें, देखो नोट्स और किताब में क्या फर्क होता है। एक सामान्य बात समझ लेना, इससे समझ लेना कि कभी तुमको चुनना पड़े तो हमेशा किताबों को चुनना। कोई कितना लाख कह दे कि एनसीईआरटी से बेहतर कोई नोट्स है, मानना नहीं। क्यों? मैं बताता हूं तुमको। मान लो एक फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखा है कि नहीं देखा? फिल्म नहीं देखोगे तो आयस नहीं बन पाओगे ना। फिल्म देखते रहो। कोई स्ट्रेस बस्टर तो चाहिए, लंबी यात्रा है ना भाई, क्या करोगे? बीच में एंटरटेनमेंट चाहिए। अब मैं तुमको फिल्म ना दिखाऊं, मैं कह दूं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे राज और सिमरन की प्रेम कहानी है, और मैं कहूं कि राज एक इंग्लैंड में रहने वाला लड़का है जो इंग्लिश कल्चर में पला बढ़ा है। दूसरा सिमरन है जिसके रूट्स कुछ कुछ पंजाब वाले हैं अभी भी, क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि बिल्कुल बच्चे रहें तो इंग्लैंड में, लेकिन रहें भारतीय, दिल से भारतीय रहें। इन दोनों की प्रेम कहानी है। ये दोनों एक कॉलेज की ट्रिप पर मिलते हैं, वहां उनको पता नहीं चलता कि उनको प्रेम हो गया। फिर जब राज सिमरन दोनों वापस जाते हैं तो फिर नींद आना बंद हो जाती, कुछ और तरीके, उनको पता चलता है प्रेम हो गया ना। फिर जब पता कर लेते हैं प्रेम हो गया, इसकी डायग्नोसिस हो जाती है, तो उस कहानी आगे बढ़ती है। फिर उसमें फादर को लगता है कि नहीं, मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी पंजाबी मुंडे से ही करूंगा, राज तो पंजाबी मुंडा है नहीं, मैं नहीं करूंगा ऐसे शादी। वो लेके पंजाब आ जाते, और मैंने ऐसे करके 2-4 लाइन में कह दिया कि इंट्रो है ये फिल्म का इंट्रो। फिर मैंने पात्रों के नाम बताए और बता दिया कि उसमें मुख्य घटनाएं क्या हैं फिल्म की, 7-8 लाइन में बता दिया, और आपसे कह दिया कि ये आप 15 मिनट में ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि नोट सही है। आपने उसको देख लिया। महत्वपूर्ण उसमें शुरू में इंट्रो भी लिखा है, महत्वपूर्ण घटनाएं भी लिखी हैं। 1 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि नोट्स पढ़ा था तुमने, उसमें राज पहले आया था पंजाब की सिमरन, अब तुम भूल गए क्योंकि तुमने नोट्स याद किया था। कहोगे देखना पड़ेगा, नोट्स फिर से याद आएगा तब बताऊंगा। लेकिन मान लो मैं इसकी जगह तुमको 3 घंटे की फिल्म दिखा देता, कोई नोट्स ना बनवाता, नोट्स पढ़ने में तुमको 15 मिनट लगा, 15 मिनट में सब कुछ पढ़ लिया। मैं इस नोट्स को पढ़ाने के बजाय तुमको 3 घंटे बैठाता सिनेमा हॉल में, फिल्म दिखा देता। फिल्म देखने में समय लगा, फिल्म में नैरेटिव है, एक कहानी आगे बढ़ रही है। अब 1.5 साल बाद मैंने तुमसे पूछा कि बताओ राज पहले आया था सिमरन, भूलोगे? नहीं भूलोगे। फिल्म में कहानी है, फिल्म में लॉजिकल सीक्वेंस है। नोट्स और किताब में यही अंतर है। नोट्स फैक्ट्स है, उसका कंपाइलेशन है, दिखता आकर्षक है, लगता है कि सब कुछ एक जगह कम शब्दों में कह दिया गया, लेकिन वो कोई कहानी नहीं करता। अगर तुमने कहानी समझने 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद तुम नोट्स बनाओगे, तुमको याद रहेगा। लेकिन बिना तुमने फिल्म देखे नोट्स बना लिया, तुमको याद नहीं रहेगा। इसलिए कितना भी शानदार नोट्स हो, कोई कह दे एनसीईआरटी का विकल्प है, वो
मत मानो। किताबों का विकल्प है, मत मानो। हिंदी मीडियम में तुमको इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों की तुलना किताबों की तरफ लौटने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि तुम जिन यूनिवर्सिटीज से आ रहे हो आईआईटी के, एनआईटी के बराबर के इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वो तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं। तो जो मैंने शुरू में बात कही थी, इंग्लिश मीडियम का टॉपर कोई बात बताए हूबहू हिंदी मीडियम पर लागू नहीं होगी, क्योंकि तुमने उतना एग्जाम नहीं दिया है। मेरा स्टूडेंट है खड़गपुर आईआईटी से, अजय, आईएएस है हिमाचल प्रदेश में। 4-5 साल पहले की बात है। उसने कहा कि सर हमारे यहाँ एग्जाम ऐसे होते हैं कि लैपटॉप ले आओ एग्जाम दो, किताब ले आओ एग्जाम दो, और उसमें लैपटॉप से भी आप देखते हैं कोई सवाल मिलता नहीं। अब बताओ, जिसको ऐसे एग्जाम के सवालों को करने की आदत है, जिन सवालों को आपने पहले कभी देखा ही नहीं, किताब से भी सवाल नहीं हो रहे हैं, उस विद्यार्थी को यूपीएससी का पेपर दोगे जहां सीधे नोट से प्रीलिम्स में और मेंस में सवाल नहीं आते, उसके करने की संभावना ज्यादा होगी। ये मामला मीडियम का नहीं है, मामला इकोसिस्टम का है, मामला कल्चर का है। तो आपको एक तो रैशनैलिटी और लॉजिक अप्लाई करके, जो मैंने शुरू में कहा था 2 चीजें ध्यान रखिएगा, उसको अप्लाई करके एक अच्छे डॉक्टर की तरफ पहले डायग्नोसिस करनी है। सिलेक्शन ना होना एक बीमारी है। इस बीमारी के कारण क्या है, ये डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस करने के बाद फिर आपको अपना मेथड बनाना है। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अच्छा लिखने से यूपीएससी क्रैक करेगा, किसी का फोर्टे होगा अपने नॉलेज से क्रैक करेगा ना, किसी का फोर्टे होगा वो मीडियोकर है लेकिन मेहनत बहुत करता, मेथोडिकल बहुत है, इससे क्रैक करेगा। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ेगी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। परसिवरेंस से कोई क्रैक करेगा, लगातार लगा रहेगा, हार नहीं मानेगा। ठीक है, और आखिरी बात कह के खत्म करता हूं, अगर यूपीएससी ना भी हो तो क्या हो गया। कहते ना, हर सरकारी आदमी असरकारी नहीं होता। असरकारी समझते हो? असरकारी मतलब इफेक्टिव। हम सब आईएएस तो नहीं है, हम सरकारी नहीं है, लेकिन असरकारी तो है। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो असरकारी तो है। सब सरकारी नहीं बन सकते। और आजकल तुम्हारी जनरेशन के लोगों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जो ये नॉलेज इकट्ठा करोगे 2 साल में आईएएस में, इसको एंजॉय करो इस प्रोसेस को। कोई ऐसा और प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें तुम जियोगे और तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीख लोगे, इकोनॉमी सीख लोगे, एथिक्स जान जाओगे, फॉरेन पॉलिसी जान जाओगे। कोई और एग्जाम तुमको ऐसी तैयारी, इतना जानने के बाद ना अच्छा व्यवसाय भी करोगे तो दूसरों से आगे रहोगे। तो 2 साल जो निवेश करोगे, इसको रिग्रेट मत रखो, गिल्ट फीलिंग मत रखो कि ये हमारा कुछ लूज कर दिया हमने 2 साल। 2 साल तुम पर्सनालिटी बनाने आए हो, अपने लाइफ में नए नए डायमेंशन गढ़ने आए हो। अगर तुम लड़की हो तो वीमेन एम्पावरमेंट सीखोगे, अगले जनरेशन को वो आइडियाज दोगे जो तुमको नहीं मिले। तुम्हारी स्पिरिट पहले की तुलना में, पहले की जनरेशन की तुलना में ज्यादा फ्री होगी, इतना सारा नॉलेज एक्वायर करने के बाद। ठीक है, इसलिए इस एग्जाम में फेल होने को कभी इतना महत्व मत दे देना कि फेल हो गए तो जिंदगी में इसके बाद कुछ नहीं बचा, ये मत सोचना। ठीक है, जिंदगी में सफल होने के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में कोई स्किल जो आप सीखते हो, कुछ जो आप अक्वायर करते हो, वो बेकार नहीं जाएगी। इस शब्द के, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। फिर अगर सवाल जवाब में आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो उसका उत्तर मैं दूंगा। और इसके बाद जो हमारे आज के स्टार्स हैं ना, इनसे आप एक और आकर ये बात कह दूं कि मुझे एक स्टूडेंट मेरे सिहाग है, रवि सिहाग, उससे 2018 से इथिक्स और निबंध पढ़ा है। हम लोगों के पास एक ऑप्शन था कि मैं सिहाग से कहूं कि वो आए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ज्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन मैंने, हो सकता है हम लोग बुला लें किसी दिन, मैंने उसके बजाय तरजीह इस पर दी है कि आप एक सिलेक्शन के तरीके के बजाय सिलेक्शन के अलग अलग मेथड्स पहले सीखिए। सिहाग का भी 1 साल पहले 337वीं रैंक की थी, फिर 18वीं आई। तो ना बहुत महत्व इसको मत दो। अब मैं इनसे बातचीत करके भी यही कह रहा था कुछ देर पहले कि कोई 237 रैंक पर है, 180 रैंक पर है, उसके और 18वीं रैंक में बहुत फर्क। देख लो, सिहाग का ही देख लो, 2 बार उसी रैंक पर सेलेक्ट हुआ। क्या वो कम क्षमतावान था क्या तब? तो कई बार ना रिजल्ट कोई क्षमता का सूचक मत मानना। ठीक है,
अब आगे रितेश सर, आपके हवाले माइक, आगे की कार्यप्रणाली। अच्छा, मुझे एक और जिम्मेवारी दी गई है, ये अंकिता हैं। इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेवारी, मैं एक बार नाम बता देता हूं सबका और फिर ये अपनी बात खुद कहेंगे ना। 168 रैंक है अंकिता ना, 169, मुझे भूल जाता है, 169, ठीक है। आप सचिन हैं, आपको आईएएस मिला है इस बार, ठीक है। और रैंक सब बता देंगे अपनी अपनी बाद में, जब बातचीत होगी तो रैंक बता देंगे। हाँ, आप उमेद हैं, पंजाब से हैं ना, पंजाब वाली एनर्जी लेके आए हैं। आपको आईपीएस मिला है और आप आकाश हैं, ठीक है। आकाश को भी इस बार आईपीएस मिला है, आईपीएस मिल सकता है, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं ना, इससे ज्यादा लोगों के साथ बातचीत हो भी नहीं सकती थी। अगली बार हम लोग दूसरा सेशन भी प्लान करेंगे, दूसरे 3-4 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। तो आज ये 4 जो आपके साथी हैं, ये आपसे बातचीत करेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे। तो अंकिता से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। आप लोग हमें सुनने के लिए यहाँ पर आए। मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं जब मैं आप लोगों की तरह इस तरफ थी स्टेज के और बहुत ईगरली सबकी स्ट्रैटेजी सुन लेना चाहती थी। लेकिन आई विल स्टार्ट, मतलब मैं स्टार्ट करूँगी वहाँ से जहाँ से सर ने छोड़ा है। सर ने बताया कि बहुत तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं। सर ने कहा एक एस्पिरेंट वो होता है जो परसेवर करता है, और मैं वो एस्पिरेंट हूँ जिसने परसेवर किया है। तो मैं अपने आप को अब इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम अंकिता मिश्रा है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैंने NIT इलाहाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है 2015 में। उसके बाद जॉब की 1 साल पेप्सिको में मुंबई में, जॉब छोड़ के प्रेपरेशन स्टार्ट की एंड 2017 मेरा पहला अटेम्प्ट था। उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ पर मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई 20 नंबर से। ये अटेम्प्ट मैंने पूरी तरह से खुद पढ़ाई करके दिया था, कोई कोचिंग नहीं की थी। इनफैक्ट ऑप्शनल की भी कोई कोचिंग नहीं की थी। ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। तो जब नहीं हुआ तो मुझे लगा मुझे दिल्ली जाना चाहिए और जो भी अवेलेबल मटेरियल है, जो कुछ भी है वो ले लेना चाहिए और मैं पक्का क्रैक कर लूँगी, क्योंकि 20 नंबर का गैप है। फिर मैं दिल्ली आ गई और 2018 में फिर मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। सब कुछ करने के बाद भी नहीं हुआ और इस बार दो नंबर से मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। वो मेरी प्रेपरेशन का लोएस्ट पॉइंट था, पर उसी पॉइंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सीख दी। जो पीरियड आपसे सबसे ज़्यादा संघर्ष करवाता है वही पीरियड आपको सबसे ज़्यादा सिखाता भी है। और उसने मुझे सिखाया कि मुझे किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरी खुद की स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी खुद की वीकनेसेस हैं, मुझे सेल्फ एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने फिर से तैयारी की और उस साल मैंने मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया और फिर मेरा इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। बट दिस टाइम मतलब मुझे इस एग्ज़ाम की ग्रिप समझ में आ गई थी और ये बात भी समझ में आ गई थी कि एग्ज़ाम थोड़ा अनसर्टन है। तो कई बार आप बहुत मेहनत करते हो और रिज़ल्ट नहीं भी आता है, पर आपको धैर्य नहीं खोना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। सेल्फ बिलीफ इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन फॉर दिस एग्ज़ाम। उसके बाद 2020 कोविड ईयर था एंड वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल साल था। मैं प्रीलिम्स नहीं दे पाई उस साल और उस वक्त मुझे काफ़ी बुरा लगा कि अब तो मैं बिल्कुल एग्ज़ाम की मतलब डोर पे पहुंच गई हूँ, नॉक कर रही हूँ, बस एक बार और करने की ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं अटेम्प्ट ही नहीं दे पाऊँगी। तो बुरा लगा, पर वो कैसे बोल सकते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, क्योंकि मार्कशीट आई, मैंने अपनी मार्कशीट देखी और उसे देखते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे मार्क्स कहाँ कम हो रहे हैं, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो मेरे मार्क्स ऑप्शनल में कम थे, मैंने अपना ऑप्शनल बदला, ऑप्शनल बदल के फ़िलॉसफी ऑप्शनल लिया और नेक्स्ट ईयर उसी डिसीजन की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ 169 रैंक के साथ।
मैंने ये स्टोरी हाउ ग्रेट आई एम ये बताने के लिए नहीं बताई आपको, ये बताने के लिए बताई कि इस एग्ज़ाम में सक्सेस से पहले मैं कितनी बार फेल हुई हूँ और हर स्टेज पे फेल हुई हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप फेलियर को इस तरह से मत देखो कि मतलब अब सब खत्म हो गया। एवरी फेलियर इज़ ए स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। दिस इज़ व्हाट, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे ये बात सिखाई थी, वो ही नॉलेज मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और वो ये है कि आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से आपको जहाँ जाना है, अगर वो बहुत ऊंचा है तो स्टेप्स तो होंगे ना बीच में। फेलियर वही है, सक्सेस से पहले आना वाला स्टेप है। सो डोंट बी डिजेक्टेड। अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम माइंडसेट से क्लियर होने वाला एग्ज़ाम है। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज़ का एग्जाम्पल हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ ये करिए, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा मीडियम हिंदी है तो हम बैकफुट पे हैं, या हमारा कॉलेज बहुत एलीट कॉलेज नहीं है तो हम बैकफुट पे हैं। कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं आप वहीं से शुरू करके वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज माई जर्नी। आई थिंक स्ट्रैटेजी रिलेटेड जो भी आप लोग के सवाल होंगे, जीएस रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ माइंडसेट से रिलेटेड बात बताना चाहती थी, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो जाएगी, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाने में पूरी तरह से सक्षम है, पर ये माइंडसेट आप अगर अपने साथ रखेंगे तो ये जर्नी मुश्किल नहीं लगेगी। और जैसे सर ने कहा कि आप एन्जॉय कर पाएंगे और एंड में आप एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। आपको लगेगा कि इससे बेहतर फ्यूचर मेरे लिए नहीं हो सकता था। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको मेरी कुछ बातों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम सचिन शर्मा है। 233 रैंक इस बार मेरी आई है और मुझे आईएएस मिल रहा है इस बार। और मैं बताना चाहूँगा, मैं गुरुग्राम के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। जो मेरे पिता हैं वो एक पुलिस में हरियाणा कांस्टेबल से स्टार्ट हुए थे, हरियाणा पुलिस में। वो इंस्पेक्टर पे जाके रिटायर हुए फिर। तो जो और मैं जहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ आईएएस में, तो वो डिफरेंस ही बहुत बड़ा है। तो वो एक खुशी जो है आईएएस बनने के बाद, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस एग्ज़ाम में। कितने लोग आईआईटी से आते हैं, मैंने आईआईटी के लोगों को फेल होते देखा इस एग्ज़ाम में। जैसे आईआईटी खड़गपुर का मेरा एक दोस्त था कि 500 रैंक उसकी आई थी आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में। बहुत अच्छा, मेहनती, सब कुछ अच्छा, पर 2-3 बार से वो नहीं निकाल रहा था पेपर, नहीं निकल, उसका मेंस नहीं निकल रहा था। तो मतलब ऐसा भी होता है, इसमें बैकग्राउंड नहीं मैटर करता। जैसे अंकिता ने कहा कि माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट से बहुत चीज़ें डिटरमाइन होती हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। अब जो बच्चे जो नए तैयारी के लिए आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको पहली चीज़ मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप पहले सेल्फ एनालाइज करिए। क्या आप कर सकते हैं या नहीं, वो बात की बात है। क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 साल बाद आपका पेपर है और आज आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, 15 दिन आप ये डिसिप्लिन बना के दिखाइए पहले। क्या आप ये बना सकते हैं? तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी अपने अंदर तक रखिए उसको और करते रहिए, निरंतर करते रहिए। और एग्ज़ाम, रही बात एग्ज़ाम की, तो आपका फोकस एकदम अर्जुन की तरह एग्ज़ाम पे होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे कुछ नहीं। बाकी सब चीज़ आप भूल जाइए। मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था 4-5 साल मुझे लगे प्रॉपर एग्ज़ाम निकालने में, तो मैं शादी में नहीं जाता था, कहीं नहीं जाता था। मैं बस घर में अपने कमरे में रहता था। कोई रिलेटिव भी घर पे आ रहा तो मैं नहीं मिलता था किसी से। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। तो ये भी एक है कि पूरा अपना जो माइंडसेट है वो बना के रखिए एग्ज़ाम की तरफ। और एग्ज़ाम की तरफ जब आप देख रहे हैं, तो एक मैं मानता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम के, वो सबसे बड़ी की है। जैसे प्रीलिम्स में भी मैंने इस बार, जैसे मेरा हो गया था सिलेक्शन, तो मैं अगला अटेम्प्ट नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर नहीं हुआ तो आगे कभी। तो मैंने काफ़ी बच्चों को मैंने गाइड किया
इसमें इस बार तो मैंने देखा कि बच्चों को एक्चुअली मेहनती बहुत करते हैं पर उनको सही गाइडेंस ही नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है। तो वो भी एक जरूरी चीजें हैं कि आप सही रास्ता पकड़ें, फिर उस पर निरंतर मेहनत करें। और मैं ये मानता हूं कि इस एग्जाम में थोड़ा सा लक का एलिमेंट भी है कि जब इतने सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं और आंसर की भी मतलब थोड़ा कहीं ABC ऐसे कुछ 50-50 में आ जाते हैं हम, तो थोड़ा लक का एलिमेंट भी रहता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि आप ये नहीं सोचें कि चलो इस बार नहीं हो रहा, बट मैं मेहनत अपनी लगातार रख तो अगले साल आपको जरूर मिलेगी। मैं ये चाहूंगा कि सफलता जरूर मिलेगी। इसमें थोड़ा संघर्ष हो सकता है, बट मैं ये बता रहा हूँ जैसे मैं अभी कल ही की बात है, मैं अपने जो गुरुग्राम के DC हैं, DC गुरुग्राम से मिलके आया था, तो वो मेरे से ये बात कर रहे थे कि अच्छा कितने साल लग गए ऐसे। तो मैं कह रहा था कि नहीं सर अब मुझे पूरा वर्थ लगता है। तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ 4-5 साल भी चाहे लग जाए पर ये बनने के बाद बहुत वर्थ है। जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको ये सिविल सर्विसेज देता है वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती। रही बात तैयारी की, मतलब अमित सर का मैं धन्यवाद करूंगा कि मेरा इंटरव्यू में भी जो अमित सर ने जैसे मुझे गाइडेंस दी, इवन एथिक्स में भी, तो वो मेरे इस बार जो सिलेक्शन हुआ है पर्टिकुलरली मेरे जैसे एस्से और फिलोसफी में मेरे बहुत है। तो मैं इस बार सिलेक्शन का अपना बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे इस बार जो सिलेक्शन हुआ है मेरा वो एस्से और फिलोसफी जो मेरा ऑप्शनल है उनकी वजह से हुआ है। मेरे एस्से में 135 इस बार स्कोर है जो कि काफी अच्छा स्कोर है, और फिलोसफी मेरा 280 स्कोर है जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। और इसका मतलब जैसे फिलोसफी के एस्से भी इस बार आ रहे हैं, एस्से आप देखेंगे मैं कोशिश करता हूँ मैं फिलोसफी वाला ना अटेम्प्ट करूँ, दूसरा अटेम्प्ट करूँ कोई, कि अगर मैं पूरी फिलोसफी ही उसमें लिखाया तो वो एग्जामिनर शायद नहीं समझ पाएगा। और रही बात GS की, मैं एक चीज में बहुत विश्वास रखता हूँ कि आप कम से कम पढ़िए पर मल्टीपल रिवीजन आपको करना पड़ेगा। पर आप बुक्स को आपकी जरूरत इसलिए है कि बुक्स, अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी तो आप नोट्स को समझ ही नहीं पाएंगे कि नोट्स में है क्या। जैसे मैं एक चीज में हमेशा मैं ये करता हूँ कि मैं किसी और के नोट्स कभी नहीं लेता हूँ। जैसे कोई टॉपर ने नोट्स दे दिए, मैं वो नोट्स नहीं पढ़ूंगा, मतलब मैं पढ़ूंगा तो मैं शायद उससे बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता वो किस तरीके से बनाए गए हैं, क्या रेफरेंस में दिया है। तो मैं बुक से खुद के अपने नोट्स बनाता था। जब से बुक पढ़ी मैंने एक बार पहले अंडरलाइन की, दूसरी बार उसको और अच्छे से पढ़ा, फिर तीसरी बार में मैं उसको नोट्स बनाए। तो मैं नोट्स में पहले रेफर करता था। नोट्स इसलिए क्योंकि जो सर ने बताया जैसे 8 मिनट में आपको क्वेश्चन लिखना है 150 वर्ड का और 10 मिनट में 200 वर्ड का लिखना है, तो आपकी वो चीजें दिमाग में छपी होनी चाहिए पूरी कि 3 घंटे में आप पूरा लिख पाएं। और उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स आपको चाहिए। मैं जैसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही 5 से 6 रिवीजन मैं बोलूंगा कि इतना आपको करना पड़ता है। आप उस तरीके से जब आप रिवाइज करेंगे, मैं आवर वाइज नहीं बोलूंगा कि 12-14 घंटे पढ़िए, नहीं, 8 से 10 घंटे पढ़ना इज इनफ, पर आप क्वालिटी पढ़िए। मतलब ये चीज है कि नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाइए, आंसर राइटिंग भी कीजिए और 3 घंटे में प्रॉपर आप टेस्ट का भी लगाइए। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, मुझे नहीं लगता हिंदी इंग्लिश में कोई भी इसमें फर्क है। हिंदी के रैंक 5 भी एक मुझे लगता है निशांत करके भी आए थे, अगर वो इतनी टॉप में रैंक आ सकती है तो ऐसा नहीं है जो हिंदी इंग्लिश का है। बाकी जो डाउट्स होंगे वो फिर इसके बाद लेते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमेश गोयल। मैं पंजाब से हूँ। मेरा इस साल रैंक 388 आया है और मेरे फ्रेंड्स ने पहले ही आपको बहुत अच्छे से बता दिया, काफ़ी एकेडमिक भी बता दिया है, कुछ माइंडसेट की बातें भी हो गई हैं। मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ स्टोरी से अगर मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिससे आपको शायद बेनिफिट हो जाए और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग उससे रिलेट भी कर पाएंगे। सबसे पहला ये है कि मेरा ये मानना है अगर मैं ये कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप में से हर कोई कर सकता है। उसके पीछे कई कारण हैं, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। और सेकंड मुझे लगता है कि कभी आप इस प्रिपरेशन के दौरान ये मत सोचना कि गिव अप करने का, क्योंकि ये मेरा 6th और लास्ट अटैम्प्ट था जिसमें मुझे सिलेक्शन मिली है। तो सबसे पहले जो मैं पहले पॉइंट बता रहा था कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप हर कोई कर सकता है, उसके पीछे क्या कारण है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण में कोई आप में से रिलेट करेगा। उसमें सबसे पहला कारण ये है कि मैं ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जिसमें एक भी सिविल सर्वेंट आज तक नहीं है। तो हमारे फैमिली में किसी को भी इसकी गाइडेंस नॉलेज कुछ भी नहीं था। तो
ये हो सकता है आप में भी बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो जिसमें ऐसा कोई सिविल सर्वेंट ना हो, और कभी कभी प्रेपरेशन के टाइम पे हमें ये स्ट्रेस आता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा, इतने सारे बच्चे और बहुत सारे पढ़ के आए होते हैं तो उनसे कैसे कम्पीट कर पाऊँगा। तो ये अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अब गाइडेंस कोई नहीं थी। सेकंड, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 6 साल का था, तो मेरे मदर थे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी रहते थे, बट उन सब से आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ। तो ये सब चैलेंजेस धीरे धीरे अपने आप रास्ता बनता गया अगर आप अपनी ऑनेस्ट अप्रोच रखोगे इस प्रिपरेशन के दौरान। तो ये सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है कि हो सकता है आप में जो भी रिलेट कर पा रहा हो वो समझे कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे करना है तो मैं करके जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा। ठीक है। तो दूसरा पर हाँ, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि मुझे अपने स्ट्रेंथ्स पता थे कि मैं किन स्ट्रेंथ्स पे अपने वर्क करूँगा तो मुझे सिलेक्शन होगी। फर्स्ट ये था कि मैं कभी हार्ड वर्क करने से भागा नहीं। मुझे था कि मैं पढ़ूंगा चाहे मुझे लेबर वर्क करना पड़े, टाइप ऑफ इतना पढ़ना कि मुझे हार्ड वर्क करना ही करना है। और दूसरा, वो जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो वो ईमानदार अप्रोच से करो आप, बहुत ईमानदारी से, कि इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। जैसे सचिन भाई ने बताया आपको कि किसी भी प्रकार की आपको कोई, जब पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ नहीं, और सब चीज़ें बंद कर दो आप। तो ये आपकी एक ऑनेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, जब आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, कुछ इंप्रूव कर रहा हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली वही सेल्फ बिलीफ जो है वो आपको एक्सेल करवाएगा, जैसे अंकिता मैम ने बताया सेल्फ बिलीफ के बारे में। और चौथा पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता था कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, वो है भगवान पे विश्वास। क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान हमेशा देख रहे होते हैं कौन कितनी मेहनत करता है, और एक टाइम पे आके आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो हमेशा जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो और कर दीजिए, और जो नहीं करते वो भी कर दीजिए। तो इससे आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ स्टोरी से तो यही 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी अगर आप जैसे कोई एकेडमिक क्वेश्चंस पूछेंगे तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आकाश तना है। मेरा ऑल इंडिया रैंक इट वाज 258 और मुझे शायद IPS मिल जाएगा, देखता हूँ। और जहाँ तक तैयारी की बात रही तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता ही दी हैं, तो मेरे बताने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है। और अपनी जर्नी अगर मैं शेयर करूँ तो लास्ट ईयर आई रोट मेंस, वो 20 नंबर से मेरा मेंस छूटा था। बट आई गॉट टू रियलाइज़ कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है, मेरे मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं। और एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप रियलाइज़ कर जाते हो कि आप कहाँ पर हो। आपको आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और आप इससे होपफुल ज़रूर रहते हो। तो इसलिए आपको वो चीज़ पढ़नी होगी। पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ की, जिसको आपको फॉलो करना होगा। और नोट्स के साथ, जैसा सर ने ही बताया कि नोट्स जो है वो बिट्स एंड पीसेज में हैं और उनको कंपाइल करके एक जगह लिख दिया गया है। तो किताबें जो हैं वो बेस होनी चाहिए हर चीज़ की, चाहे वो कोई भी GS का सब्जेक्ट हो या आपके ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो। और तैयारी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो आपके इन एंड अराउंड चीज़ें होती हैं कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं, बिकॉज दे आर द वंस, वो आपके सबसे करीब हैं और वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। और फैमिली भी उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे तो बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर और आपके सामने खड़ा हूँ। और होप सो कि आप लोग भी अच्छे संगत में रहेंगे। और फ्रेंड्स को आप कॉम्पिटिटर के तौर पे मत देखिए, आपके कॉम्पिटिटर आप खुद हो। आपको खुद से compete करना है बेटर करने के लिए। और इसके अलावा चीज़ें हैं जो कि प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, जो जब सबके साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो उस समय करेंगे ही। और कुछ वैसा कुछ खास तो बताने को है नहीं। थैंक यू वेरी मच। पहला सेशन ओवर हो गया और मैं समझ पा रहा हूँ आप भी बहुत गर्मी में बैठे हुए हैं, तो सीधे काम की बात पे आ जाते हैं। सवाल हम लोग लेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप वो बात सीखें सवाल में या पूछें
जो आप YouTube पर जो देख चुके हैं उसको बार बार मत पूछिए। हाँ, कौन सी किताब पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत बताएंगे, तो क्या फायदा होगा उससे ना। तो वो मत पूछना। ये भी मत पूछना कितने घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद शायद आपकी जो टॉपर्स हैं या जो सिलेक्टेड लोग हैं वो अपना जो उनकी जर्नी रही वो बता सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो लोग सिलेक्ट होते हैं, इनसे भी ज्यादा लोगों से। 2008-9 में मैंने पहला पूरा बैच पढ़ाया था यूपीएससी के लिए। उसके पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस में पढ़ाता था, वहां से छोड़ के कोचिंग पढ़ाने आया था। तो मैंने उस दौरान आज लगातार अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं। मैंने मिहिर पटेल जैसा एक स्टूडेंट देखा जिसने ज्योग्राफी को हाथ ही नहीं लगाया कभी, और बिना ज्योग्राफी पढ़े कॉन्फिडेंस लेवल उसका जबरदस्त था। उसने कहा प्रीलिम्स में भी छोड़ दूंगा, मेंस में भी जितना उतना ही करूंगा जितने मुझसे हो जाता है, और 23वीं रैंक ले आया। 23वीं या 27वीं, मुझे ऐसा पता था। मुझे गौरव सोगरवाल का तुम नाम जानते होगे, वो भी बहुत ऊपर की रैंक थी, एथिक्स में मेरा स्टूडेंट रहा था, यूपी काडर में है आजकल, हिंदी मीडियम का टॉपर है वो भी। अंडर 50 रैंक रही होगी शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है, अभी एग्जैक्ट रैंक में भूल जाता हूं। सोगरवाल भी ना 5 घंटे पढ़ने वाला आदमी था, 4.5 से 5 घंटे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ता था। सेलेक्ट हुआ। तो ये सवाल ना बहुत सब्जेक्टिव किस्म के सवाल हैं। कितनी देर पढ़ते हैं, इंटेंसिटी कितनी है आपकी, फोकस कितना है आपका, उस पर ये सब बातें तय होती हैं। पढ़ने का तरीका सबका कमोबेश अलग तरीके का होगा। हाँ, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, आपने प्रैक्टिस की, 30-40 सवाल बन रहे, उसके बाद इलिमिनेशन नहीं हो पाता। इलिमिनेशन के लिए क्या ट्रिक्स यूज करते हैं, ये कैसे करते हैं, कैसे तय करते हैं कि ये जो सवाल 40 के बाद 10, 12, 15 करने हैं, वो कैसे करने हैं। सीसैट में इन्होंने वो 27 सवाल से ऊपर जो क्वालिफाई करना होता है उसके लिए क्या खास किया। मेंस लिखते हैं ना तो 240 नंबर सबको आ जाएंगे, 230-40 नंबर ऑप्शनल पेपर में आ ही जाएंगे अगर तुम थोड़ा भी सिंसियर हो। वो 240 से 260, 270, 280 ये कैसे ले आते हैं, ये असली क्वेश्चंस हैं जो तुम शायद तब समझोगे जब तुम प्रीलिम्स लिखोगे, फेल होगे प्रीलिम्स में, तब समझ पाओगे कि 35 तो कर लिए थे, 40 कर लिए, उसके ऊपर की बात है। या तुमको पढ़ाई के दौरान अगर ऐसा कुछ लगता है कि मोटिवेट करने के अलग अलग क्या तरीके हो सकते हैं अपने आप को, उस पर कोई सवाल, तो मुझे लगता है इस एग्जाम में एक हिस्सा मेंस है, उस पर कोई सवाल है तो वो राइटिंग स्किल और पढ़ाई को लेके, नोट्स को लेके होना चाहिए। एक हिस्सा प्रीलिम्स है, उस पर कोई सवाल है तो वो इलिमिनेशन, अपने बात को प्रीलिम्स के समय जब समय कम बच जाता है तो कैसे अपने आप को तैयार करें, मेंटल फोकस अपना कैसे बनाएं एग्जाम के एस्पेक्ट पर। तीसरा एस्पेक्ट मोटिवेशन और जो अपने से लड़ना होता है इस एग्जाम के दौरान ना, वो 3 बातें हैं जिन पर मुझे लगता है कि आप सवाल ज्यादा पूछें, क्योंकि सवाल आपने बहुत सारे पूछेंगे और वो सवाल कई बार आप कहीं से भी सुन सकते हैं। तो ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए 3 हिस्सों में बांट देते हैं। अगर आपको मोटिवेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है उस पर सवाल है, आपको निबंध या किसी चीज में जिसमें लिखना है उसके स्किल से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, उस पर कोई मैनेजमेंट कैसे करते हैं टाइम का, और या प्रीलिम्स में, ये 3 हिस्से मेरे ख्याल से हैं, इन पर आप सवाल पूछेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल चर्चा हो सकेगी। अब आप सवाल जो पूछना चाहें, माइक है इन लोगों के पास है, आप हाथ उठाएंगे जो सवाल पूछना चाहेंगे, आपके पास माइक जाएगा। ऐसा करें, एक रो में जो पीछे से, सबसे पहले ऐसा करते हैं रो वाइज आते हैं ना, पीछे वाले लोगों को मौका दे देते हैं। सबसे पहले पीछे सबसे टैलेंटेड लोग बैठते हैं। हम लोग क्लास में पीछे बैठते थे क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी के दिनों में कहानी की किताब और नॉवल पढ़ने का मौका मिलता था। जब टीचर बोर करता था तो वहां बैठते थे, वहां पढ़ लेते थे। हाँ बताइए सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है सर, जो लोग आए करते हैं सर, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं बिगिनिंग में, ठीक है,
किससे सवाल किससे है? सवाल किससे पूछना चाहते हो इनमें चारों में से? कोई बता दे। शुरुआत करना हो जब आंसर राइटिंग की, इनका सवाल ये है कि जब शुरुआत कर रहे हो आंसर राइटिंग की तो कैसे शुरू करें, और बिगिनिंग में कैसे आपने आंसर राइटिंग शुरू की? तो आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो बेसिक रीडिंग है एक बार वो कर लियो, क्योंकि जब आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या? पहली चीज़ ये कि बेसिक सिलेबस, उसके बाद जो भी आप जीएस का आंसर लिखना चाहते हो उस सब्जेक्ट के सिलेबस को कई बार देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। आंसर राइटिंग की शुरुआत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करनी चाहिए। जनरली गलती क्या होती है कि हम टेस्ट सीरीज से शुरू करते हैं और फिर उसी को टारगेट करते हैं, उसी के मॉडल आंसर पढ़ते हैं और वही टेक्निक एक यूनिफॉर्म सी डेवलप कर लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ध्यान से, उसके कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए, देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। उसके बाद एक बेसिक फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का कि इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, उसके बाद बेसिक जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ बॉडी लिखना है और फिर कंक्लूड करना है। पहली बार लिखोगे तो ऑब्वियसली परफेक्ट आंसर नहीं होगा, कई बार उसको प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि किस तरह से लिखोगे। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आप GS2 का देखोगे, आप सिलेबस देखोगे GS2 के शुरू के 4 चीज़ें देखोगे तो वो पूरी स्टैटिक है, सारी की सारी है। वो लक्ष्मीकांत में सब लिखा हुआ है, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, और हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आप उस टॉपिक से आंसर राइटिंग स्टार्ट करो जिसके बारे में आपको मालूम है, जो स्टैटिक टॉपिक है, जिसका कंटेंट आपके पास है। उससे प्रैक्टिस करो कि कौन सी लाइन में इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, क्या क्या बॉडी के पार्ट्स होंगे, क्या मैं कंक्लूजन में लिखूंगा। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे पहले सिंपलर क्वेश्चन से और फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे तो आसानी होगी। और जब आप एक बार ये दिमाग में एक प्लान बना चुके हो कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे ऐसे लिखना है, अगर कोई करंट क्वेश्चन आता है तो मुझे ऐसे लिखना है, कोई एनालिसिस का क्वेश्चन है तो ऐसे लिखेंगे, डिस्कस का क्वेश्चन है तो ऐसे लिखेंगे, तब आप टेस्ट सीरीज करिए, तब आप उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज से मेथड्स डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसमें रश में आप सिर्फ पेपर कंप्लीट करते हो। टेस्ट सीरीज इज़ फॉर प्रैक्टिस, लेकिन आप अकेले बैठ के कमरे में एक एक आंसर को लिख के देखें कि आपका प्लान क्या होगा इस तरह के आंसर को लिखने के लिए। और उसी तरह से अपने नोट्स भी बनाइए। जब आप नोट्स बनाए तो आपको पता है कि अगर कोई मान लो प्रॉब्लम पूछी गई है तो आपको उसके कारण पता होने चाहिए, उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए, उसके लिए कोई बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया में कहीं हुई है तो वो पता होना चाहिए। उसको एक जगह पर लिख लो तो आपको आंसर राइटिंग में भी थॉट प्रोसेस में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आंसर आज के लिए ट्रेंड हो गया आंसर राइटिंग में तुरंत स्टार्ट कर देने का, वो नहीं करना चाहिए। पहले बेसिक रीडिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद सिंपलर आंसर्स लिखने हैं, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स आंसर्स की तरफ जाना है और एंड में प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं एक दो बातें और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जैसे पहले आपने सिलेबस एक बार पढ़ लिया तो आप किसी टॉपर के आंसर उसी समय देख लीजिए कि कैसे आंसर लिखा है उन्होंने। और पहला आंसर जो भी लिखेगा, मैंने भी अपना जो पहला आंसर लिखा था बहुत ख़राब लिखा था कि मैंने किसी को दिखाया ही नहीं था वो आंसर। मैंने कहा मैं बस अब मैं ही पढ़ूंगा उसको। और ऐसा होगा, शुरुआत के आंसर्स आपके ख़राब होंगे, आगे जाके इम्प्रूव करेंगे। मैंने एक चीज़ और जो मैं करता था, मेरे 3-4 लोगों का अपना ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे जो हम तैयारी कर रहे थे। तो हम डेली 3 आंसर लिख के तीनों डालते थे। तो मैं अपना आंसर देखता था, 3 लोगों के और आंसर देख लेता था, तो मुझे पता चल जाता था यार ये चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं, ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो आपका अगर इस तरीके का ग्रुप बन पाए तो, क्योंकि पीयर इवैल्यूएशन बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप और उसी दिन आपका चेक हो जाएंगे आंसर। जब आप देखेंगे बाकी लोग भी आपको कमेंट कर देंगे देखो ये आपके आंसर में अच्छा है बुरा है। तो एक चीज़ ये करिए, टॉपर कॉपीज जो है उनको आप ध्यान से देखिए,
तीसरा टेस्ट सीरीज भी मैं सजेस्ट करूंगा, एक बार आप जब थोड़ी सीख जाते हैं आंसर राइटिंग उस पर आइए। और चौथी चीज है 3 घंटे की आंसर राइटिंग, कि 3 घंटे में आप क्या वो 3 घंटे प्रॉपर आप 20 आंसर लिख सकते हैं। जैसे इस बार मेन से मैंने 4-5 दिन पहले मैंने पूरा से एक सेशन लगाया था, एक जो था, तो मतलब मैंने क्या किया था, 2 दिन में 4 पेपर मैंने लिखे थे 3-3 घंटे के, 9 से 12, 2 से 5, 4-5 दिन पहले पेपर से जीएस के लिए। तो वो भी एक हेल्पफुल थी, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं सारे पेपर टाइम में कंप्लीट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं पेपर में भी कर लूंगा। तो वो मैं कर भी पाया, मेरे तभी ठीक रहा मेरा स्कोर उसमें। तो शुरुआत में आप कर सकते हैं कि पीयर इवैल्यूएशन से कर सकते हैं आप स्टार्ट। मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ, शायद आपका इनिशियल स्टेज है ये मेंस आंसर राइटिंग का। तो जब मेरा टाइम था तो मुझे याद है मैंने पहला आंसर 1.5 घंटे में लिखा था, 2 पेज। तो उस पर भी मैं इतना सोच रहा था कि शायद सही लिखा है, गलत लिखा है, सजा दिया, नहीं सजा दिया। तो धीरे धीरे ये जो फियर है हमें ओवरकम करना है। और मैंने इसके लिए क्या किया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसमें प्री क्वालिफाई हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। तो मुझे समझ आया कि मुझे मेंस की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने 3-4 महीने, आजकल बहुत सारे पोर्टल्स हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोचिंग पे भी डेली कुछ क्वेश्चंस आते होंगे आपको करंट अफेयर्स बेसिस। तो आप कुछ मत सोचिए, जैसे आपको हमने डेली का न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो वो आपको उस टॉपिक का पता चल गया आज क्या है, तो उसके बारे में रोज के रोज मतलब 3-4 महीने आप लगाइए उस पर 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, और ज़्यादा मत सोचिए। वो धीरे धीरे अपने आप, उसके बाद मतलब टचवुड ऐसा हुआ कि वो 3-4 महीने किया मैंने, फिर जब भी मेंस लिखा हमेशा मेंस क्लियर हुआ मेरा, और जीएस में अच्छे मार्क्स आए। तो ऐसा एक एफर्ट आप कर सकते हो, ये मेरे एड ऑन है इसमें। सबने फिर से सारा चीज बता ही दिया है। अब इसे मैं यही ऐड कर सकता हूँ, आखिरी में आने का यही बेनिफिट है और लॉस भी कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं। बट जो आपकी जो इशू है उसे मैं कह सकता हूँ वो एक इनहिबिशन है, क्योंकि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया आंसर राइटिंग। तो उसको जो एक होता है ना खुद पे संशय कि डाउट है कि आप अच्छा आंसर लिखोगे कि नहीं, आप इस डाउट से खुद को उबारो, आप निकलो इससे बाहर। और मॉडल आंसर्स वगैरह जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रहते हैं वो आपके आंसर्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो कहीं से देख के बाकायदा टाइम लेकर के उसे फ्रेम किया गया है। आपको ये देखना है कि आपने जो पढ़ा है आप उसे कैसे मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर लिखो। जैसा मैम ने भी बताया कि हर एक मेंस के आंसर का 4 ही एस्पेक्ट होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। तो आपको अपने आंसर्स को, स्पेशली GS2 को लेकर के मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ एक पेपर लिखा था। लास्ट ईयर आई गॉट 100 इन GS2। मैंने एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर लिखा, दे गेव मी 82। आई रोट फीडबैक दैट इससे ज़्यादा मुझे UPSC ने दिया था। तो उसके बाद मैंने फिर लिखा नहीं टेस्ट, एंड बाय गॉड्स ग्रेस कि जब इस बार मेरा GS2 का स्कोर था डेट वाज 118, तो वो काफ़ी डिसेंट स्कोर है इन GS2। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप देखो, उससे मार्क्स से उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, उसमें जो फीडबैक है उस पर आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जितने आप लिख सको। जैसे एथिक्स में आई सफर्ड फॉर दैट कि मैंने उतने टेस्ट नहीं लिखे थे, तो मुझे आता था कि कैसे लिखना है, क्या उसका आर्टिकुलेशन होना है, क्या फॉर्मेट होना है, बट आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट माई पेपर, जिस कारण से मेरे अराउंड 30 मार्क्स छूटे थे इस बार एथिक्स के पेपर में। बट स्टिल उसके बाद भी क्वालिफाई कर गया। बट ये आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ सुसाइड कि आप 30 नंबर की जगह पे आप 0 ला रहे हो। आपको पेपर ख़त्म करना है, और वो हमेशा ध्यान रखना, वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। हो सकता है कोई पेपर आपको अच्छा मार्क्स दे दे बिना प्रैक्टिस के भी, पर प्रैक्टिस से आपको हर पेपर में अच्छा मार्क्स मिलेगा, इसी गारंटी रहेगी। तो टेस्ट आप खुद से घर पे ले जा करके लिखो या सीरीज़ ज्वाइन करो, बट उससे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स जो सब होते हैं ना, उस पर फोकस करो। और कोई भी जो आंसर्स होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड स्पेसिफिकली, और अगर कोई हिंदू पढ़ता है तो बहुत बार वो बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी पॉलिसी से रिलेटेड। बट बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो आप बनने जा रहे हो, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, यू आर इम्प्लीमेंटर, तो आप एकदम क्रिटिकल अप्रोच नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको बताना होगा गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही कोई पॉलिसी लाई है, कोई एक इनिशिएटिव लिया है, तो उसके पॉजिटिव्स क्या हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। और उसके लिए मुझे लगता है कि योजना कुरुक्षेत्र आपको वो बेंड ऑफ माइंड देगा
कि आप कैसे एक पॉजिटिवली चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्योंकि ये लिखना चाहिए। बहुत जगह पे कहते हैं कि क्रिटिसिज्म करो ही मत, और बहुत जगह लोग एक्सेसिव क्रिटिसाइज कर देते हैं, बट वो दोनों के बीच का बैलेंस है जो आपको खोजना है। और आंसर्स को जितना एनालिटिकल रख सकते हो विद प्रोज एंड कॉन्स, तो वो बेस्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दैट इज़ अ बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन दैट शोज अ रैशनल बेंड ऑफ माइंड, कि आपका जो दिमाग है वो संतुलित वे में सोच रहा है कि क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं और क्या इसकी बुराइयाँ हैं। तो उस तरह से आप उस पर फोकस कर सकते हो। थैंक यू। सर, मेरा नाम कौशल कुमार। सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर एनसीईआरटी को हम हटा ले, स्टैंडर्ड बुक को केवल फॉलो करें, जैसा कि हम लोग बहुत पहले से कुछ ना कुछ पढ़ते आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन तक होते होते, तो अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो ना करना चाहें तो क्या हम स्टैंडर्ड बुक से ही हम मेंस और प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे यम लक्ष्मीकांत हुआ, विपिन चंद्रा हुआ, इन सबको मिला करके? और सर, इसके अलावा अगर एनसीईआरटी को हम पढ़ें तो कितने लेवल से शुरू करें? क्या 11th-12th को ही पढ़ना इनफ होगा या 9 से या 6 से पढ़ना? क्योंकि यूट्यूब पर भी इसके बारे में कई तरीके की बातें बताई जाती हैं कि पढ़ना चाहिए और 9-10 से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस बार आकाश से ही शुरू करेंगे, इनका नंबर बाद में आता है। सर, आप हो कहाँ, मुझे आप दिख नहीं रहे हो, फिर भी मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो है सर, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आप हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, जैसे मैंने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा, बट व्हेन आई रेड एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो आपका 11th-12th का किताब है उसका, तो उसमें पॉलिटिकल थ्योरीज दे रखी हैं और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे बना, क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या, सेकुलरिज्म का मतलब क्या, इंडियन सेकुलरिज्म कैसे डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें उसे बहुत क्लैरिटी में दे रखी हैं। आप इकोनॉमी के लिए जैसे बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो, बट 12th की मैक्रो इकोनॉमी है, अगर आप उसे पढ़ते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप जितने बार एनसीईआरटी पढ़ते हो यू गेट टू नो समथिंग न्यू, क्योंकि ये बुक एक लेयर में नहीं है, इट ओपन्स इन लेयर्स, ये बहुत सारे लेयर्स में है। आप जितनी बार रीड करोगे आपको उसमें उतना डेप्थ मिलेगा। ये कोई मतलब थ्रू एंड थ्रू बस पढ़ने वाली किताब नहीं है, इट हैज़ गॉट अ ह्यूज डेप्थ। भले वो 70 पेज हैं या 60 पेज हैं, बट उसके अंदर 500 पेज से ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, पर वो आपको पढ़ना होगा और समझना होगा, और वो तभी हो सकता है जब आप बार बार उस चीज़ को पढ़ते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो। और डेफिनेटली फिर उसके बाद रेफरेंस लेवल के जो किताबें हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हुआ या विपिन चंद्रा हुआ या जो भी शंकर IAS हुआ, जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो, बट आपका जो बेस है वो एक रॉक सॉलिड चीज़ पे बना होना चाहिए और जिसे कोई काट ना सके, उसमें कोई चीज़ ऐसी ना हो जो गलत है। वो गवर्नमेंट की किताब है, सब लोग पढ़ रहे हैं शुरू से, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं वो 11th-12th की किताबें रहती हैं मोस्टली, पर ओल्ड NCERTs भी बहुत जगह पे यूज़ होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू NCERTs आर क्वाइट गुड, और उसके बाद आप रेफरेंस लेवल पे उसके ऊपर का जो बिल्डअप है, जो भी आपको इमारतें बनानी है जितनी भी ऊंची, वो आप बना सकते हो डेफिनेटली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि दरअसल क्वेश्चन जो आते हैं प्रीलिम्स के, जैसे एक रिवर की ट्रिब्यूटरी बहुत क्वेश्चन आता है कि कई बार कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो आप देखेंगे पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन है वो NCERT की ट्रिब्यूटरी से बाहर नहीं है। जो 11th की NCERT है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें चैप्टर नंबर 3 है रिवर सिस्टम पे, उस चैप्टर से बाहर नहीं पूछते। अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाएंगे उसमें 50 रहेंगी, पता नहीं बहुत ज़्यादा, तो आप NCERT पढ़ के अपना काम आसान कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगा। मतलब मैंने जैसे ज्योग्राफी के लिए कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ जो NCERT थी बस उसी पे रिलाई किया, तो वो फायदेमंद ही है। और प्लस जैसे लक्ष्मीकांत से अब वो पॉलिटी के क्वेश्चन अब नहीं हो रहे सॉल्व, मैं ये कहूँगा कि बिना NCERT के नहीं हो रहे, क्योंकि वो जब वो स्टेट की डेफिनेशन पूछते हैं तो स्टेट की डेफिनेशन में वो बहुत क्लोज ऑप्शन देते हैं, जो कि आपने NCERT से अगर कंसेप्ट ढंग से समझा है तो आप कर पाएंगे। जैसे 2020 का क्वेश्चन था स्टेट वाला, जितना मुझे याद है, और जैसे डेमोक्रेसी पूछते हैं तो वो NCERT चीज़ें बहुत आसानी से कवर करता है, और UPSC की आदत है वो क्वेश्चन NCERT से ही बनाएगा। मैंने कितनी बार देखा है कि NCERT में साइड में बॉक्स बना होता है, वो मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अभी इंडियन वर्सेस वेस्टर्न पे था, या व्हाट शुड फ्रांस लर्न फ्रॉम सेक्युलरिज्म इन इंडिया, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो NCERT और इवन सोसाइटी एक पार्ट है जैसे, तो उसके इतने क्वेश्चन सारे आप देखेंगे क्वेश्चन NCERT किसी ना किसी पेज में से निकल जाएंगे। तो NCERT अगर आप छोड़ देंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ।
तो एनसीईआरटी वाला मामला हल हो गया। कोई भी कहे कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, बात नहीं माननी है ना। एनसीईआरटीज आर मस्ट, और इसलिए भी क्योंकि इसको भारत के सबसे शानदार विद्वानों ने लिखा है। एनसीईआरटी, एक बात और समझ लो, मुश्किल लिखना सबसे आसान होता है, आसान लिखना सबसे मुश्किल होता है। कई बार ऐसा आंसर बच्चे लिखते हैं जब उनको पता होता है कि उनको आ ही नहीं रहा आंसर, तो इतना मुश्किल लिख देते हैं ना कि पढ़ के पता नहीं चलता कि सही लिखा गलत लिखा, इतने सारे डायमेंशन डाल दिए। एक फिलोसफर है, नाम तो छोड़ो उसका, उसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी, 7 पेज की चिट्ठी लिखी। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी से बात तो बहुत छोटी सी थी, इतनी लंबी चिट्ठी क्यों लिख दी? उन्होंने कहा कि इतनी लंबी इसलिए लिख दी क्योंकि समय कम था। आसान बात लिखने के लिए ना समय कई बार ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत क्रिस्टलाइज करनी पड़ती है चीज को। तो एनसीईआरटी तुमको जो सरल दिखती है वो इसलिए है क्योंकि उसको सबसे समझदार लोगों ने लिखा है, उनको उस सब्जेक्ट का क्रिस्टल क्लियर आइडिया है, तब वो अपनी बात सामान्य उदाहरणों से हमारी तरह बोलचाल की भाषा में समझा पाते हैं। तो वो किताबें क्यों छोड़ना चाहते हो जो तुम्हारी बेसिक समझ बनाती हैं और जिनमें लिखी गई बात को भारत के सबसे शानदार लोगों ने लिखा है, उसका कोई रिप्लेसमेंट और नहीं। हम लोग ये मानते हैं, हमने सबने एनसीईआरटी से सीखा है, तो इसलिए एनसीईआरटी वाला जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल। हाँ सर, एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैं क्लासेस में भी बोलता हूँ, नॉर्मली शुरुआती दौर में मेरी क्लास होती है, मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी की सारी बातें बता दी गई, लेकिन आपने एक बात देखा होगा कि एनसीईआरटी की भाषा बहुत मानक होती है। और जब आप मेंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में मेंस का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, 4 बार 5 बार 7 बार 8 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है। तो ये अंतर रह कहा गया, अंतर यही रह गया। एनसीईआरटी छोड़ दी, गाइड पढ़ने लगे, और जब मेंस के क्वेश्चन पढ़ने गए, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पढ़ने लगे, तो प्रीलिम्स में समय मिल रहा है 1 मिनट से भी कम, और क्वेश्चन पढ़ने में ही लग गया 1 मिनट। तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी वो कम हो गई, क्योंकि आपने मानक भाषा को पढ़ना छोड़ दिया, आप गाइड में 1 लाइनर पढ़ने लगे। तो एनसीईआरटी, जैसे उन्होंने कहा कि मल्टी लेयर्ड है, बहुत डेप्थ है, तो वो सिर्फ विषय नहीं है, वो एक भाषा भी है, वो एक कॉन्सेप्ट भी है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी है। कोई भी व्यक्ति एनसीईआरटी छोड़कर और किसी गाइड को पढ़ने की बात करता है, इसका मतलब उसका कोई पब्लिकेशन हाउस चल रहा है, ठीक है? तो वो नहीं करना है। आगे कोई प्रश्न है तो पूछिए प्लीज। हेलो सर। सर मेरा नाम विकास कुमार है और मैं संस्कृति का स्टूडेंट हूँ। मेरा आप सभी से क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मल्टीपल टाइम प्रीलिम्स क्रैक किया है, तो जैसे हर स्टूडेंट की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम से, जैसे 100 डेज प्रोग्राम या 3-4 महीने का प्रोग्राम, तो आप लोगों ने हर बार प्रीलिम्स जो क्रैक किया है, तो मैं 3-4 पॉइंट्स में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी रणनीति प्रीलिम्स से पहले क्या रही कि आपने लगातार प्रीलिम्स को क्रैक किया। सबसे ज्यादा किसने बार क्रैक किया है? 4 बार। उमेश तुमने? 4। अच्छा, सब 4 वाले हैं। फिर किसी से शुरू कर सकते हैं, तो उमेश से शुरू कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2015 में, 15 और 16 में दोनों बार प्रीलिम्स हुआ था। उस टाइम पे आपने देखा होगा कि उससे पहले 16 से पहले और 16 को इंक्लूड करके जो पैटर्न था उससे और अब वाला जो पैटर्न आ रहा है बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है उसमें। तो पहले बहुत एकेडमिक था, हम अच्छे से पढ़ के जाते थे तो सीधे क्वेश्चन हमें मिलते थे। अब थोड़ा सा ये है कि हमें वहाँ पे ओपन माइंडेड होना है, क्वेश्चन का डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत डेप्थ में ब्रॉड हो गया काफ़ी। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उसी की वजह से जब पैटर्न चेंज हुआ तो मेरा लगातार 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि पैटर्न अब हमें, जैसे यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ, हमें भी अकॉर्डिंगली चेंज होना है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो नहीं की, मतलब एकेडमिक जो हमने पढ़ना था वो तो किया ही था, बट साथ साथ मैंने ये किया कि जैसे बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी अपनाओ। तो बहुत सारी बार आप क्वेश्चंस देखते हो जिसमें हल्की सी कई बार कोई बॉडी होती है वो गलत लिख दिया या ईयर गलत लिख दिया। फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती हैं, या उसमें वर्ड्स होते हैं ओनली
या फिर ऐसे ऐसे, तो वो उन स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते और हर क्वेश्चन हमें नहीं पता हो सकता, पर बहुत सारे क्वेश्चन इन स्ट्रैटेजी से निकल जाते हैं, हमें सॉल्व हो जाते हैं। तो जब ये सब ये ऐसी स्ट्रेटजीज काफ़ी अपनाई तो फिर मेरा अगले दोनों बार प्रीलिम्स हो गया। तो यही है कि अभी जो पैटर्न आ रहा है ये आप मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर भी जैसे अभी पैटर्न आया है वो वैसे ही रहने हैं। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, वहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा सा कम लेना है, थोड़ा सा ब्रॉड सोचना है, क्योंकि जितना आप ओपन माइंडेड रहोगे उतना इजीली आप बहुत जो बारीकियां हैं स्टेटमेंट की वो ध्यान से देख पाओगे कि कहाँ पे यूपीएससी खेल रही है। अल्टीमेटली वो दिमाग के साथ खेल रही है, वो और कुछ नहीं है। तो मेरा यही था कि वो स्टेटमेंट्स को ध्यान से रीड करो और वहाँ से मिल जाते हैं क्लू कि ये गलत है कुछ ना कुछ। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको पढ़े हुए आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे ही हमने 100 क्वेश्चन ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी अपना के ही कर रहे हैं। तो यही मेरा था कि मैंने ये सब नई चीज़ें जो थी टॉपर्स की वीडियोस देखी, उन्होंने जो जो पॉइंट्स दिए थे वो अपनाए, उससे फिर क्लियर होना स्टार्ट हो गया था। और इनफैक्ट इस बार तो मेरा फॉरेस्ट भी क्लियर हुआ पहली बार। तो आपका भी हुआ था, तो अच्छा तीनों का हुआ था। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा अच्छा हो जाता है प्रीलिम्स, मतलब इतना डरने की बात नहीं है। तो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग गलती क्या करते हैं, पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहो सो दैट आपको पता हो कि किस जगह से सवाल ज़्यादा निकल रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी आप देखोगे, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हर साल पेपर में आ ही रहे हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, तो वो आप अलग कर लो। एनवायरनमेंट का सेक्शन देखो, मोस्ट मार्क्स फेचिंग सेक्शन है, उसको अलग कर लो। एंड चाहे पेपर कितना भी मुश्किल क्यों ना आए, 50 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से ज़रूर आएंगे जो स्टैंडर्ड बुक से आ रहे हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सब लोग सही करेंगे। तो अगर आपने गलत कर दिया तो आप पीछे हो गए। और प्रीलिम्स तो एलिमिनेशन ही है ना, यू हैव टू डू, मतलब आपको इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं जो बाकी लोगों से ज़्यादा हो, तो वो सवाल जो सब लोग सही कर रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो स्टैटिक बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, मटेरियल के पीछे बिल्कुल मत भागिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इकट्ठा कर लिया, वहाँ से भी, बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं, और वो बिल्कुल मत करिए। आप एक सोर्स उठाइए, उसी सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और फिर सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी ऐसा आपको 100% लेजिटिमेट सोर्स नहीं मिल जाएगा कि यहीं से सवाल पूछा गया है, लेकिन वो आपको ऐसी पेरिफेरल नॉलेज ज़रूर दे देगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उस पर बहुत रिजिड भी मत होइए, क्योंकि मुझे याद है कि जो 2021 का प्रीलिम्स था, मेरी स्ट्रैटेजी होती थी 90 क्वेश्चंस मुझे करके आने हैं, उसमें से मेरे 25 या 20 गलत होंगे तो मैं सेफली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँगी। लेकिन वो पेपर मुझे टफ लग रहा था तो मैंने 90 क्वेश्चंस नहीं किए, मैंने 85 क्वेश्चंस किए और कम गलत हुए, तो इस वजह से फॉरेस्ट भी क्लियर हो गया। लेकिन आपको ये चीज़ पहले से करके जाना है, ये सारी प्रैक्टिस पहले से करके जाने की, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूँगी, इतने मेरे गलत होंगे तो इतना आई विल सेफली क्वालिफाई। किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे, टेस्ट सीरीज़ को इफेक्टिवली यूज़ करना सीख लेना चाहिए कि वो आपको बता देगी कि कौन सा एरिया आपका वीक है, उसको आइडेंटिफाई करो। टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स से डिसहार्टन मत हो, लेकिन उसको इंक्रीज़ करते रहने की कोशिश करना चाहिए। तो प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेसिक नॉलेज होने के बाद अगर आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है 2 घंटे में, इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रीलिम्स विल नॉट बी अ वेरी बिग डील। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्टैटिक बुक्स कई बार रिवाइज करनी है, एक ही मटेरियल को एक टॉपिक के लिए निश्चित करके कई बार रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज में इंक्रीमेंट देखना है कि आपके मार्क्स बढ़ते रहें, और ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। प्रीलिम्स के पेपर को मैं एक गेम की तरह मानता हूँ बेसिकली, और ये एक 100 क्वेश्चंस का गेम है। और इसके रूल्स क्या हैं? बेसिकली इसके रूल्स हैं जो पिछले साल के, जो मैं मानता हूँ 19, 20 और 21 के जो पेपर हैं, और अब 22 भी चौथा आ गया, ये इसके रूल्स हैं। रूल्स का मतलब क्या है
कि जितने, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, मैं एक आपको फ़र्क बताता हूँ, एक कोचिंग के पेपर में और यूपीएससी के पेपर में क्या फ़र्क होता है। आप किसी भी कोचिंग पे ये इम्प्लाई होता है, जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है 100 के 100 में। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि कोई जो इंसान है वो बेसिक आईक्यू का है, बेसिक नॉलेज है, वो उसको ना कर पाए। वो बल्कि वो ट्रैप्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको हिंट दी होती है, आपको हर एक क्वेश्चन बस अपना दिमाग लगाना है, हिंट पकड़नी है। कोचिंग के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो इतने डिफिकल्ट होते हैं, वो हिंट उसमें नहीं पकड़ी जा सकती। यूपीएससी में लेकिन ऐसा है, जैसे मेरा अटेम्प्ट, जैसे इनका अटेम्प्ट कम था लास्ट ईयर मैंने 97 अटेम्प्ट किया था 100 में से, क्योंकि मेरी माइंडसेट ही यही है कि मेरे को क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया ही ऐसे है, हर क्वेश्चन में हिंट डाल के। तो मैं सोचता ही उस एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से हूं कि मैं क्वेश्चन इस तरीके का बनाता तो मैं क्या चीज़ इसमें गलत करता। तो वो मेरी थॉट प्रोसेस उस टाइप से है, तभी मेरा प्रीलिम्स से हमेशा 10 नंबर अराउंड रफली ऊपर रहता है कट ऑफ से। तो मतलब वो चीज़ है कि जब उस तरीके से आप सोचेंगे, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो आप थोड़ा क्रैक करने का, वो क्लू पकड़ने का, बेसिकली हिंट पकड़ने का आपकी आसानी होगी। और ज़्यादा पढ़ने पे मत जाइए, एक करंट अफेयर का भी कोई भी एक सोर्स उठाइए, बस उसी को करिए। स्टैटिक का भी कोई भी एक सोर्स उठाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पिछले बल्कि जो 19, 20, 21, 22 है, इनको सोते जागते देखिए। मतलब मैं सबको यही सजेस्ट करता था कि रोज रात को सोते टाइम भी 1 साल का पेपर उठाया, क्वेश्चन देख लिए उसके कि किस तरीके के यूपीएससी ट्रैप्स सेट करता है। क्योंकि आपको जब गेम खेलने जा रहे हो, अगर आपको रूल्स का नहीं पता है तो आप जीत नहीं सकते। अगर आपको सारे रूल्स पता है तो आपको हरा कोई नहीं सकता। तो मतलब ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो मेरी तरफ से है। मेरे प्रीलिम्स, मतलब मैंने फॉरेस्ट नहीं लिखा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ फॉरेस्ट लिखने के लिए। बट 2020 में मेरे 116 थे इन प्रीलिम्स, और 2021 में मेरे 109 नंबर थे। तो मुझे जो लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि प्रीलिम्स के साथ क्या इशू है, तो पिछले 2-3 साल से इस बार भी, जैसे एलिमिनेशन, अगर आप सोच रहे हो कि आप एलिमिनेशन से वर्कआउट कर सकते हो चीज़ें, तो इस बार का जिन्होंने भी पेपर दिया होगा उन्हें ये चीज़ समझ आएगी कि इस बार उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब एलिमिनेट करने वाले जो क्वेश्चन थे उसके जगह उन्होंने बोल दिया कि ओनली 1 इज़ फॉल्स और ओनली 2 इज़ फॉल्स, मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इस टाइप से उन्होंने चेंज कर दिया। तो आपको अब फुल नॉलेज चाहिए, या तो आएगा या तो वो नहीं आएगा, वरना आप गेस करोगे उसको। तो मेरे हिसाब से जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी अभी हो गया है रिकॉग्नाइज करना, वरना आप अटेम्प्ट्स अगर बढ़ा दोगे, तो पहले था इन 2020 ऑल्सो और 21 में भी था कि एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे कोई लोकेशन का दे दिया या किसी रिवर का कुछ पूछ लिया, तो आपको 1-2 भी पता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते थे कि हाँ ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, ये सही हो गया। बट इस बार वाले पेपर से ये हो गया कि नहीं, वैसा भी हमेशा नहीं चलेगा। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपको एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, ये 2 चीज़ पे बहुत काम करना होगा। कि आप, इस बार भी मैंने जीएस के पेपर जो दिया, मैंने उसमें स्कोर भी ठीक है, मैंने 74 ही अटेम्प्ट किया पर 57 उसमें सही हैं, तो उसके लिए मुझे उतना सोचना नहीं पड़ रहा है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है। बाकी देख सकते हैं कि चारों लोगों के अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कि आपका क्या मेथड आपको क्लिक कर रहा है। और इसके अलावा जैसे सर ने कहा कि वो एमसीक्यू जो है या प्रीलिम्स जो है वो ईजीएस्ट स्टेप होता है, क्योंकि आपके सामने आंसर्स रखे हैं, आपको बस उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो आंसर कौन सा है। और पर इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा वोर भी नहीं होना है कि लालच में सारे क्वेश्चन करके आ गए और नेगेटिव हो गया तो फिर इट इज़ अगेन सुसाइड। नेगेटिव मार्किंग आपको मार्क्स भी नहीं देगा, उल्टा आपके मार्क्स ले जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ के लिए जैसे मैम ने बताया कि आपको टेस्ट सीरीज़ को एज अ लर्निंग प्रोसेस करना है। इनफैक्ट पूरा यूपीएससी का जर्नी ही एक प्रोसेस है, और आप अगर प्रोसेस पे सही से फोकस कर रहे हो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप रिजल्ट पे फोकस करके अगर प्रोसेस चेंज करते रहोगे तो फिर मुश्किल है कि आप रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। और कोचिंग्स जहाँ तक रही तो वो बेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं। किसी ने मुझसे कहा था ये बात, या मैंने कहीं सुना है कि वो बेस्ट प्रिपरेशन कराते हैं, बट प्रीवियस ईयर के जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से वो बेस्ट प्रिपरेशन हर कोचिंग वाला कराता है। बट जो अगला साल होता है, अगेन यूपीएससी कम्स विद अ न्यू थिंग, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से तैयारी करके रखनी होगी। और जैसा और भी लोगों ने कहा कि करंट अफेयर्स को आप लिमिट करिए। आप देखते हो कि मार्केट में जितने भी बुक्स हैं वो सारे बुक्स भी पढ़ लो, फिर भी सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। यूपीएससी कहीं से क्वेश्चंस निकाल लेता है, और शायद उनके पास भी होते होंगे कि उसको बाकायदा हटा देता है कि जो आपने पढ़ा है।
तो कोर पे फोकस करो. कोर इज समथिंग जिस पे आप फोकस करोगे तो वो रिवॉर्ड भी करेगा और आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा. तो ये पूरा जो प्रोसेस है उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स का अलग तैयारी, मेंस का अलग तैयारी, इंटरव्यू का अलग तैयारी बहुत मुश्किल है. ये सबके नीचे एक कॉमन थ्रेड चलता रहेगा जिसके ऊपर आप बस बिल्डअप थोड़ा थोड़ा करते जाओगे. प्रीलिम्स के लिए समथिंग डिफरेंट, मेंस के लिए समथिंग डिफरेंट और इंटरव्यू के लिए समथिंग डिफरेंट. जैसे इस बार मैं जब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था तो मेंस के टाइम पे हम लोग आंसर लिखते थे पॉइंट वाइज कि हाँ अगर मुझे बना दिया गया तो हाउ कैन इम्प्रूव एग्रीकल्चर. बट यही अगर किसी ने मुझसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप परफेक्ट डिसीजंस ले ही नहीं सकते. इट इज़ ऑलवेज अबाउट ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, और ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होता. बट आप मेंस में आंसर हमेशा परफेक्ट लिखते हो. तो हर एग्जाम का डिमांड अलग अलग है. इस चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और अकॉर्डिंगली करना होगा. और जहाँ तक रही बात हिंदी मीडियम की, तो आपको तो और इजी होना चाहिए कि आप सोचते भी उसी लैंग्वेज में हो जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस करते हो. हम लोग सोचते हिंदी हैं, माथे में हिंदी बनता है, उसे एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में. तो क्योंकि हम में से किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हम लोग सब हिंदी से ही अपने आप को रिलेट करते हैं. तो आप मटेरियल्स को लिमिट करो. आप अपने जो भी आपके कोर बुक्स हैं उसको आप जितने बार रिवाइज कर सकते हो टू हैव दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, आप वो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो. और अगेन इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया या पॉलिटी हो गया, ये 3 तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बिना प्रीलिम्स में अगर बिना ख़त्म किए जा रहे हो तो बेवकूफ़ी है वो. क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट अकेले आपके अराउंड 50 क्वेश्चंस कैरी करते हैं. और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं. उसमें आप देख सकते हो किसको आज रिवाइज करना है, किसको एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करना है. इसमें आप ज़रूर रैशनलाइज कर सकते हो चीज़ों को. तो आई थिंक दैट वुड बी रिवॉर्डिंग. थैंक यू. एक तरीका और है जिसके थ्रू क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप अपने सवाल लिख के भेज दीजिए. उसमें जो सवाल लगेंगे कि ज़रूरी हैं, जिनका अभी उत्तर नहीं हुआ, उनको हम लोग पिक कर लेंगे. आपके काफ़ी साथी जो आपकी तरह भाग्यशाली नहीं, वो नीचे भी बैठे हैं. पता चला मुझे कुछ इलाहाबाद में बैठे हैं. तो कई लोग हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं. अगर उनका भी सवाल आ सकता है ऊपर से, क्योंकि वो कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो उनको भी एक लोकतांत्रिक हक मिलना चाहिए ना. एक सवाल है, ये पूछा है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? क्या मैगजीन काफ़ी है या न्यूज़पेपर ही पढ़ना है? और पढ़ना भी है तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट मैगजीन नहीं है. न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है, पर न्यूज़पेपर पढ़ने में पूरा दिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप शुरुआत में, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ. जब मैंने प्रेपरेशन शुरू की थी तो मुझे 2 घंटे लगभग लगते थे और मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी. पर धीरे धीरे जब मैं सिलेबस से एक्वेंट हो गई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने लगी और मुझे आदत हो गई न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो 1 आवर 1.5 आवर में मैं वो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी. न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ने से क्या होता है, आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट बन जाता है. आपको पता होता है कि मैगज़ीन में क्या होगा, एक समरी बनकर आ जाएगी आपके सामने और बहुत कंटेंट इंटेंसिव रहेगी, वो ध्यान भी नहीं रहती है. पर आपने न्यूज़पेपर में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको ध्यान में रहेंगी. तो न्यूज़पेपर से मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, पर मैं उसको रोज़ पढ़ लेती थी, जस्ट लाइक अ स्टोरी बुक की तरह कि इसमें ये चीज़ें हैं. और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने की थी वो थी कि अक्सर न्यूज़पेपर में आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा. जैसे मुझे याद है कि मुझे सहारनपुर में एक पुलिस कैफ़े बना था इन ऑर्डर टू ब्रिज द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पीपल एंड पुलिस परसेप्शन का. तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है. पुलिस रिफॉर्म्स पे सवाल आ रहा है तो अगर आप ये चीज़ वहाँ पर लिख दोगे तो कितना डिफ्रेंशिएटेड कंटेंट है, बहुत लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया होगा. तो मैं क्या करती थी, इस तरह के एग्जाम्पल्स की फ़ोटो खींच के एक ग्रुप बना रखा था मैंने, GS2 GS3 करके, उसमें डाल देती थी. तो जब मैं वही टॉपिक वापस पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा याद आ जाता था कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने नोट डाउन किया है, मैं उसको अपने नोट्स में लिख लूँ. तो इस तरह से न्यूज़पेपर मेरे नोट्स में इंटीग्रेट हुआ. मैंने कभी उसका अलग से नोट्स नहीं बनाया. तो न्यूज़पेपर को सब्स्टिट्यूट, हम हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, नोट्स पढ़ लेंगे. NCERT नहीं पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेंगे. ये शॉर्टकट, it's like smart work, of course you need to do, वो ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क को सब्स्टिट्यूट करके नहीं.
कुछ चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। लाइक रीड न्यूज़पेपर, डोंट गिव इट लॉट ऑफ टाइम। 2 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लो ताकि दिमाग में कॉन्टेक्स्ट बन जाए। और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों न्यूज़पेपर्स मैंने पढ़े हैं और मुझे वो सही लगे हैं, पर वो इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर्स हैं, इसलिए हिंदी मीडियम में कौन सा अच्छा न्यूज़पेपर है इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उधर आपको सही गाइडेंस नहीं दे पाऊँगी। बाकी मेरी थोड़ी सी इसमें अलग राय है। मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। मैं प्रीलिम्स मेंस के लिए मैं मैगजीन्स पे ही रिलाई करता था। मुझे लगता था कोचिंग वाले मुझे लगता था कि कोचिंग वाले इतनी मेहनत करके मैगजीन बनाते हैं, वो मेरे से ज़्यादा विद्वान है। वहाँ मैं एक बना रहा हूँ, 4-5 लोग मिलकर बना रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर, इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप रिलाई कर सकते हैं, मैंने तो रिलाई किया है, क्योंकि मेरे को ये सोचा था अगर एक क्वेश्चन लेते 100 में से एक क्वेश्चन आ रहा है न्यूज़पेपर में से तो छोड़ दूंगा, 99 तो है, 99 में अच्छा कर लूंगा मैं। तो ये माइंडसेट आप रखिए कि सब कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि रोज 1 घंटा, मैं 8-10 घंटे पढ़ने वाला हूँ, मैं 12-14 घंटे वाला नहीं हूँ। तो 1 घंटा न्यूज़पेपर पे ही लगा दिया तो फिर थोड़ा टाइम बाकी चीज़ों में कम हो जाएगा। पर मैं स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छा करता था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और जो बाकी सब्जेक्ट है वो मैं बहुत अच्छे से करता था। न्यूज़पेपर पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है। मेरी राय थोड़ी सचिन सर से अलग है और अंकिता मैम से मिलती है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता था, वही रीज़न वही था जो अंकिता मैम ने पहले बता दिया कि मुझे कॉन्टेक्स्ट पता लग जाता था। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने बहुत शुरू में मैंने क्या किया, पहले बड़े नोट्स भी बनाए, 4-4 घंटे लग जाते थे, फिर वो लगा कि वर्थ इट नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर न्यूज़पेपर की कटिंग्स करके चिपकाने वाला वो काम भी किया, वो भी लगा वर्थ इट है, ये भी नहीं होना। फिर PDF बना के क्लिक करके वो भी सेव करने वाला काम किया, फिर वो भी लगा वो भी नहीं होना। तो बहुत कुछ किया, तो एंड में ये समझ में आया कि सिर्फ पढ़ना है, एंड में हम मैगजीन तो उठाएंगे ही उठाएंगे, बट मैगजीन जब उठाएंगे तो हमें ये ना लगे कि ये न्यूज़ है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट था, कब आई, क्या हुआ। न्यूज़पेपर हमें पता लग जाए कि हाँ ठीक है, ये इस महीने में ये हुआ था और क्या उसका चला था, तो मैगजीन बड़ी जल्दी जल्दी से कवर हो जाती है आपकी। तो मेरा भी यही था कि मुझे न्यूज़पेपर इसलिए अच्छा लगता था कि मुझे मैगजीन बड़ी जल्दी कवर हो जाती थी। तो मैं सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता था। इंटरव्यू के टाइम पे हाँ 3-4 न्यूज़पेपर पढ़े हैं मैंने, तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपने कैसे करना है। अब आप बताओ मैं अपना ओपिनियन किसके तरफ रखूं? इधर रख दूंगा तो ये जीत जाएंगे, उधर वो सिंगल चल रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक इज कि एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच का, ठीक है? क्योंकि आप करंट अफेयर्स के लिए अगर मैगजीन्स करने जाते हो और आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मैगजीन करने के लिए दौड़ते हो, तो उस केस में आप किसी का भी रिटेन नहीं कर पाते, बिकॉज दे हैव इनॉर्मस कंटेंट इन देम। आप हर चीज़ नहीं जान पाओगे उनके बारे में। और अगर आप न्यूज़पेपर पे फोकस कर रहे हो तो आप बहुत टाइम डेडिकेट कर दे रहे हो और हो सकता है शायद एक भी क्वेश्चन ना आए, तो आप उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जैसे संडे के दिन हिंदू का आता है साइंस एंड टेक का पोर्शन, वो आप अलग कर लें, उसको आप पढ़ लें। और जैसे आपका मटेरियल्स हैं तो मेंस 2021 में, इस बार वाले भी 2021 वाले मेंस में ग्लासगो समिट पे 3-4 क्वेश्चन बन गए थे, तो ये आपको न्यूज़पेपर से नहीं मिल सकते। इसके लिए आपको कंटेंट के लिए किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स के मैगजीन पे जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और आपका समय है, आपको उसको यूज़ करना है कि आप 6 घंटे पढ़ने वाले हो मेरी तरह, या 8 घंटे पढ़ने वाले हो, या 14 घंटे पढ़ने वाले हो, जो भी हो आप वो देख सकते हो कि वो अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ एग्ज़ाम में पर पूरे इस प्रोसेस में भी, कि आप कितना टाइम डेडिकेट करो किस चीज़ों के लिए। और क्योंकि आपको इन्जॉयमेंट चाहिए, आप बिना इन्जॉय किए हुए इतने स्ट्रेस सिचुएशन में सिर्फ पढ़ते पढ़ते नहीं रह सकते, वरना अदरवाइज यू विल बी बॉक्ड डाउन। आप करना ही नहीं चाहोगे, 1 फेलियर हुआ, 2 फेलियर हुआ, उसके बोले नहीं अब नहीं हो सकता। बट आप देख रहे हो कि यहाँ सब के सब वैसे हैं जो एग्जाम्पल्स हैं परसिवरेंस के, कि आपने लगातार उससे जूझते रहे एंड वी ओवरकम। और यही सबके साथ होता है, मोस्टली की कहानी यही होती है। डेफिनेटली एक्सेप्शंस होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में पहली बार में निकाल जाते हैं, बट मोस्टली कॉमनली लोग ऐसे ही मिलते हैं जो कि स्ट्रगल जिन्होंने किया है और स्ट्रगल करके दे हैव रीच दिस आउटकम। तो आउटकम पे फोकस करिए,
कि आपको कैसा आउटकम चाहिए। आपको मार्क्स चाहिए तो आपको दोनों की तरफ बैलेंस करना होगा, टाइम मैनेज करना होगा, वो आपको खुद करना होगा, वो कोई और नहीं सिखा सकता कि कैसे आप मैनेज करोगे। इट इज़ अगेन वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो। थैंक यू। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है जिससे हमने शुरुआत की थी। देखो, मुझे लगता है कि जो क्रक्स निकल के आ रहा है कि सिविल सर्विसेज को पर्सनालिटीज कनेक्ट करती हैं, और पर्सनालिटी का मतलब होता है कि यूनिकनेस, जिसमें थॉट का यूनिकनेस है, सेल्फ बिलीफ सबका अपने अपनी पर है। तो जिस दिन तुमको ना अपने ऊपर इतना भरोसा हो जाए कि तुमको अपने मेथड पर भरोसा है, तुमने उसको टेस्ट कर लिया है रीजन से, सबने देखो अपनी अपनी बात की और रीजन भी दिया। अगर आकाश ने अपनी बात की तो उन्होंने रीजन दिया कि वो न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों को क्यों ठीक मानते हैं। सचिन ने रीजन दिया कि भाई कोचिंग वाले ने इतनी मेहनत की तो मैंने क्यों अपनी मेहनत लगानी उसमें। अंकिता ने अपना रीजन दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस दिन तुम्हारे पास ना सेल्फ बिलीफ हो कि तुम्हारे पास अपना मेथड है और उसके लिए रीजन है, समझ लेना कि यूपीएससी वाली पर्सनालिटी बननी शुरू हो गई। और जब तक तुम भक्त हो कि कोचिंग वाला जो बता रहा है ना वही एकमात्र तरीका है, तब तक समझ लेना कि तुम अभी यूपीएससी लायक नहीं हुए हो। तो बड़ा सिंपल सा है, किसी एक सवाल का तुम जवाब ढूंढ रहे हो। मुझे ये सेशन इसलिए अच्छा लग रहा है, रोचक लग रहा है, मजेदार लग रहा है कि इसमें कोई भी ना एक बात बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख इस सेशन की यही है, एक बात सही होती ही नहीं है। साइंस तक में एक बात सही नहीं होती। वो न्यूटन कह के गया, मैकेनिक्स और मैकेनिकल फिजिक्स बता के गया, तो किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं जी, दुनिया गति और बल के नियम से थोड़े चलती है, वो तो एनर्जी से चलती है। कोई तीसरा आया, उसने एटम की बात कर दी। पर्सपेक्टिव से, साइंस तक पर्सपेक्टिव से है ये ना। एक फिजिक्स कहती है कि नहीं ये बल और ये सब नियम तो होते नहीं, स्पेस टाइम ही नहीं है। क्वांटम फिजिक्स कहती है स्पेस टाइम ही नहीं है। तो सोचो, जब साइंस में हम आज तक एक नियम और एक तरीका नहीं ढूंढ पाए, तो जहां हमारी जिंदगियों में हमारे इमोशन, हमारे सब्जेक्टिविटी का स्कोप है, वहां कोई एक नियम ढूंढने की कोशिश करना बेमानी है। तो ये बड़ा एक अच्छा मामला है जो नजर आ रहा है। इससे आपको भी ये सीखना है कि कैसे सबका तरीका अलग अलग। अच्छा, अब इसमें सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। नीचे से किसी ने लिख भी दिया है कि नीचे वाले हैं तो क्या मतलब हमारा सवाल ही नहीं लेंगे। हाँ, हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा और वो उन्होंने भेज दिया। मैं ऐसा करता हूं कि ये सवाल सबका देता हूं और इसका कोई तरीका चारों समझदार लोग बता दें। इंटरव्यू इनका हो जाएगा एक तरीके से, कि इतने सवाल का कम समय में जवाब कैसे दिया जा सकता है। और फिर जो सवाल लगेंगे कि जिनमें ज्यादा समय की जरूरत है, कि एक तरीका और हो सकता है, शायद बाद में आपको लगेगा कभी कि कोई रिकॉर्ड करके इनके लिए भेज सकते हैं ना। क्योंकि इतनी गर्मी में देखिए, आप भी बैठे हैं, ये भी सब डटे हुए हैं, जा नहीं रहे हैं, तो इनके जज्बे को तो सलाम करना पड़ेगा। एक सवाल है जो पूछा गया है, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, किस आधार पर करें। रूपेश का सवाल है ये अंकिता बता सकती हैं। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है, माय नेम इज निखिल वर्मा, माय क्वेश्चन इज अबाउट व्हेन यू सी योर नेम इन द होली लिस्ट ऑफ यूपीएससी फाइनल रिजल्ट्स, then what was your first reaction? So please share your feelings with us when you finally got selected in the UPSC CSC examination. तो आपने फीलिंग शेयर करें, उसमें भी जरूर अंतर होगा। चारों लोग कुछ ना कुछ अलग बताएंगे उसमें। फीलिंग्स क्या थी जिस दिन पहली बार आपने अपना नाम देख लिया इसमें? लेकिन पहली बार तो किसी ने नहीं देखा होगा, सबका नाम कई बार आ चुका है। अच्छा, ये अंकिता ने पहली बार देखा। ये इनका दो आंसर, इनके दो क्वेश्चन के खेमे में चले गए। आंसर राइटिंग में फ्लो डायग्राम का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप हर आंसर में फ्लो डायग्राम बना सकते हैं? आंसर वाला ये इधर, यूपीएससी में ऑप्शनल वाला ये, फीलिंग वाला ये, तीन खेमे बन गए हैं ना। एक फीलिंग वाला है, एक यूपीएससी ऑप्शनल कैसे चूज करें, और एक आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करने के साथ कंटेंट एनरिच करने पर भी फोकस करना है। ये सब टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे करें? कंटेंट एनरिचमेंट इन आंसर राइटिंग विद टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ कैसे करेंगे?
ये प्रीलिम्स वाला आ गया। सी सेट के लिए अभी से 2023 के एग्जाम के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, आपकी क्या रणनीति होती थी? प्रीलिम्स सी सेट। सर प्रतिदिन एक क्लास जीएस का और एक ऑप्शनल क्लास करने पर प्रतिदिन समय रिवीजन के लिए कम बचता है, कैसे मैनेज करें? क्यों कर लिया इतना एक साथ कोचिंग? हाँ, किसने कहा था? खैर, एक ये है कि दो दो क्लास अगर ये कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट वाला तो टाइम मैनेजमेंट में डाल देता हूं। अब पूछा है पूरे साल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2023 के लिए। ये चाहते हैं कि स्ट्रेटजी यही लोग बना के दे दें उनको। ठीक है, पूरे साल की स्ट्रेटजी, ये भी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वाला सवाल है। निबंध को कैसे तैयार करें, क्योंकि यूपीएससी में ज्यादातर निबंध के विषय अमूर्त होते हैं। सर आपने जिस विषय पर इस बार निबंध लिखा उस पेपर को समझाने की कृपा करें। और लिखा सर नीचे क्लास में विद्यार्थी हैं, उन्हें भी सवाल पूछने का मौका दिया जाए। निबंध पर यह सवाल मतलब मुझे नहीं लगता कि आज हल हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने साथ में कहा कि इस साल जो पेपर में क्वेश्चंस आए उनको भी बता दीजिए। वो बड़ा मुश्किल काम होगा कि उसको कैसे आप करेंगे। इस पर मैं भी कुछ बता सकता हूं, अगर आपको लगेगा बाद में मैं भी बता दूंगा, बाद में, अभी नहीं। करंट अफेयर्स की तैयारी ये तो हो चुका है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैगजीन द हिंदू को रीडिंग करने के बाद क्या नोट्स बनाना चाहिए? बनाना चाहिए तो कैसे बनाएंगे? सबने अपना अलग अलग बता दिया, तो दोनों क्वेश्चन। तो ये कुछ सवाल हैं, इसमें अंकिता अलग अलग, एक सवाल सब लोग ना बताएं अब, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अच्छा, इसके बाद फिर इनके पर्सपेक्टिव आपको अलग अलग जानने होंगे। तो सर कोई ऐसा मोड है क्या जिसपे ये स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर लें किसी दिन घर में रहते हुए? तो ऐसा कर सकते हैं, किसी दिन गूगल मीट रख लेंगे ना, इनसे समय ले लेंगे और उसमें ऐसा हो जाएगा कि टॉक विद सचिन शर्मा ना, तो उसमें अकेले सचिन शर्मा होंगे, फिर इनसे जितना सवाल आपको पूछना होगा आप पूछ लीजिएगा। ऑप्शनल का एक अंकिता ने कहा है कि ये बताएंगी, और एक सवाल और कहा था कि फीलिंग कैसी थी जब पहली बार इन्होंने अपना नाम देखा। दो सवाल आपके जिम्मे, और बाद में इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे तो अच्छा। निबंध वाला अमूर्त निबंध कैसे तैयार करते हैं, बहुत थोड़ा सा कुछ बताना होगा तो मेरे ख्याल से उधर मैं भेज देता हूं। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं जा रहा हूं सचिन के पास। ये एक क्लास जीएस की भी करना चाहते हैं और ऑप्शनल की भी, और कह रहे उसके बाद टाइम कैसे निकालें, और सी सेट लिए आपसे स्ट्रेटजी बनवाना चाहते हैं। नहीं वो अच्छा सी सेट वाला है। पूरे साल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी उमेश ने बनाई है 6 साल, तो ये वाला आपके हवाले है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इस पर मुझे लगता है कि हो गई बात। कंटेंट एनरिचमेंट कैसे करें, मतलब तीन पढ़ाई के लेयर्स होते हैं। पहला होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा लेयर आता है एनरिचमेंट का। पहले बेसिक बात सीखते हैं, फिर बेसिक बात के बाद उसकी एनालिसिस और उसमें से इंप्लीकेशंस निकालना वो सीखते हैं, और फिर तीसरी चीज आती है कि हम जो आकाश ने कहा था वे फॉरवर्ड क्या होगा, उससे रिलेटेड कुछ और बात है। एनरिचमेंट जो अंकिता ने कहा कि वो पुलिस वाला जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, एनरिचमेंट का कोई एक मॉडल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये 3 असल में अलग अलग स्टेप्स हैं, इन पर भी बात हो चुकी। तो बेसिक आंसर से शुरू करेंगे, फिर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, जैसे जैसे आपकी समझ डेवलप होती जाएगी। अच्छा, फ्लो डायग्राम चार्ट, ये भी मुझे लगता है कि देखो ये सवाल ही आपने पूछा हर चार्ट हर सवाल में बनाएं, क्यों बनाएंगे हर सवाल में ना? अब पूछा है आत्मसंधान की प्रक्रिया बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई, इसमें क्या फ्लो चार्ट बनाएंगे? सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्लो चार्ट क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट वहां बनाइए जहां डेटा है, जहां कुछ इस तरह का प्रेजेंटेबल आपके पास, जहां आर्ग्यूमेंट्स है वहां फ्लो चार्ट कम होगा। तो अब ये आप तय कर सकते हैं, सबका अपना अपना मेथड होगा, फिर भी मैं दे दे रहा हूं सचिन को। तो अब शुरुआत कर लेंगे अंकिता से, और एक सवाल और आ गया है। टॉपर्स की मेंस की कॉपियां देखने के बाद पता चलता है कि वे सिर्फ पॉइंट्स वाइज लिखना जरूरी है, ये जरूरी है, तो हम उसके लिए क्या और कैसे करें? ये भी आपकी बस, अगर चाहेंगे आप अपना वर्कलोड कम करना तो बगल कुछ पास कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उमेश को इसलिए दिया एक सवाल क्योंकि पूरा स्ट्रेटजी है 2023 की, तो अकेले पूरी तैयारी के बराबर है। ठीक है अंकिता, शुरू कर लेते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करना चाहिए, पहले मैं ये क्वेश्चन एड्रेस करती हूँ।
मैंने यूपीएससी की 5 साल की जर्नी में 2 ऑप्शनल्स पढ़े। मैंने बहुत माइंडफुली डिसीजन लिया। पहली चीज़ मैंने क्या कि ऑप्शनल का सिलेबस देखा। तो पहला क्राइटेरिया मेरा ये था कि मुझे समझ में आए वो ऑप्शनल। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि मेरे पास इमीडिएट गाइडेंस अवेलेबल था। मेरे सीनियर थे, उनका ऑप्शनल फ़िलॉसफी था, उन्होंने उसी से क्वालिफाई किया था और उन्होंने मुझे अमित सर के बारे में बता दिया था। मेरी सर से भी बात हुई थी और मुझे पता था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मेरे पास एक गाइडेंस अवेलेबल था, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था डिसीजन लेने के लिए। और उसके बाद मैंने थोड़े टॉपर्स की वीडियोस देखी उस साल के फ़िलॉसफी के, जो भी टॉपर्स थे उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच किया और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़िलॉसफी ऑप्शनल लूँगी। मतलब पहली बार में ही मैं लिस्ट में आ गई। तो ऑप्शनल किस तरह से चूज़ किया, गलत अप्रोच क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया, सही अप्रोच से कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ रिजल्ट में मैंने वो भी आपको बता दिया। इसीलिए मैंने सर से कहा कि ये क्वेश्चन आप मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि गलती क्या होती है। उस साल मुझे याद है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट ने टॉप किया था, तो मैं वो भी इन्फ्लुएंस हो गई थी कि ज्योग्राफी में तो बहुत नंबर मिलते हैं, मैं भी कर लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। फिर जब दोबारा चूज़ करना हुआ तो बहुत माइंडफुली मैंने सोचा और ऑप्शनल चूज़ किया। दूसरा क्वेश्चन फीलिंग का क्वेश्चन है। तो मेरी जर्नी बहुत लंबी रही थी और मैंने बहुत इंतज़ार किया था इस रिज़ल्ट के लिए। इससे पहले मैं स्टेट सर्विसेज में थी, यूपीपीसीएस क्रैक किया था मैंने 2020 में। उसको देख के कुछ फील नहीं हुआ था उस रिज़ल्ट को देख के कुछ फील नहीं हुआ था। पर जब ये रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे, वो पटना में थे, तो मैंने उन्हीं को फ़ोन किया और एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब 2018 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने एक चिट पे अपने फादर को लिख के दिया था कि आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्ज़ाम वन डे। और मैं देख के भूल गई थी, पर जब मैंने उनको वीडियो कॉल किया और बताया कि मेरा 169 रैंक आ गया पापा, तो उन्होंने पर्स से वो चिट निकाला और दिखाया कि आज भी मैंने ये अपने पास रखा है। बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, पर ठीक है, मतलब बट द लर्निंग इज़ कि सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है और सक्सेस और फेलियर में कोई डाइकोटमी नहीं है। ऐसा नहीं है सक्सेस आज 169 रैंक आ गई, 10th रैंक आ गई तो जीवन में सक्सेसफुल हो गए। प्रोसेस है, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। और जब नहीं भी होता है तो भी आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आगे बढ़ते रहना जीवन है। वो सबसे बड़ी सीख इस एग्ज़ाम ने मुझे दी है, वही सीख मैं आपको वापस देना चाहूँगी। जो अंकिता ने बताया, इससे ये सुन के मत समझ लेना कि ज्योग्राफी खराब ऑप्शनल है, फिलॉसफी अच्छा है ना, ये नहीं है। सारे ऑप्शनल्स अच्छे हैं। तुम्हारा एप्टीट्यूड कैसा है, इन्होंने जो बात कही ना, ये था उसका क्रक्स कि आपको किसी सब्जेक्ट से कोई टॉप कर रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इन्होंने ज्योग्राफी टॉपर को देख के ज्योग्राफी लिया था और ये फेल कर गई, और फिलॉसफी लिया सफल हो गई। ऑप्शनल भी सब्जेक्टिव बात है, उसका भी कोई एक पैरामीटर नहीं है कि केवल हिंदी साहित्य सफल बनाएगा, केवल फिलॉसफी सफल बनाएगा। उल्टा अगर आप सब में एक ऑप्शनल लेना शुरू कर दिया तो समस्या आ जाएगी। होगा क्या, जो पूरे हिंदी, जैसे तुम पढ़ते हो ना बायोडाइवर्सिटी इक्विलिब्रियम ले आती, वो खत्म हो जाए तुम्हारी दुनिया चलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही अगर यूपीएससी के स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी रहेगी, 200 लोग हिंदी साहित्य लेंगे या 600 हिंदी साहित्य लेंगे, 50 फिलॉसफी ले लेंगे, 200 ज्योग्राफी ले लेंगे, 200 इतिहास ले लेंगे, तो जब आप आपस में बात करेंगे ना तो आपके आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग किस्म के होंगे। आपका रूममेट हिस्ट्री वाला होगा, आप फिलॉसफी वाले होंगे, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव बनेगा। वो एनरिच करता है आपको। अभी सवाल किसी ने पूछा था एनरिचमेंट का, उससे एनरिचमेंट होता है। इतिहास वाला निबंध लिखेगा इतिहास के तरीके से, फिलॉसफी वाला फिलॉसफी के तरीके से, ज्योग्राफी वाला ज्यादा क्लाइमेट वाइमेट यूज करेगा। तो तीनों की कॉपियां जब जाएंगी, स्क्रिप्ट जाएगी तीनों की, तो एग्जामिनर को ये नहीं लगेगा कि एक के बाद दूसरी में प्लेटो, फिर तीसरी में प्लेटो, चौथे में प्लेटो ना, या एक में कबीर, दूसरे में कबीर, तीसरे में कबीर।
इतिहास में भी कबीर, इथिक्स में भी कबीर, निबंध में भी कबीर, ठीक है, सब जगह कबीर ही आ रहा है, क्योंकि आपने एक ही ऑप्शनल पर डाला। एक ऑप्शनल नुकसान पहुंचाता है, तो आप ये मत, कभी भी टॉपर्स को सुन के ऑप्शनल मत चूज कीजिएगा। ऑप्शनल चूज करने का एक मेथड है कि आप खुद से देखिए, उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए, उससे संबंधित कोई बेसिक रीडिंग पढ़ के देखिए, और कभी इस बात पर मत जाइएगा कि फला ने वो लिया, ये वो कहता है कि मुश्किल ऑप्शनल इसलिए हमको नहीं लेना है। फला ने कितनी बार मेंस लिखा है, क्या वो सिलेक्ट हुआ है? खुद सिलेक्ट हुआ नहीं और आपको बता दिया कौन सा ऑप्शनल अच्छा है कौन सा खराब है। ये मत कीजिएगा। या बहुत लोग कहीं जा रहे हैं, इससे ऑप्शनल चूज कर लेना चाहिए। बहुत लोग कहीं जा रहे हैं तो बहुत लोग फेल भी तो हो रहे हैं, हो सकता है यही रीजन हो कि बहुत लोग वहां जा रहे हैं इसलिए फेल हो रहे हैं। तो वहां का मतलब कोई ऑप्शनल ले रहे हैं ना। तो ये बातें ना आपको समझनी है कि यहां आपको अपनी रुचि, उपलब्ध गाइडेंस, उस पेपर का जो नेचर है उसके साथ आप कितना कंफर्टेबल रहते हैं, कितनी जल्दी उसको पिक करते हैं, उसके साथ कुछ एडवांटेजेस अगर हैं तो उनको भी, कि जीएस में क्या मदद करेगा, निबंध में क्या मदद करेगा, किसी और जगह क्या मदद करेगा, वो आपके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो हर आदमी अलग अलग बनाता है ना। इन सब बातों को फैक्टर इन करके तब आपको ऑप्शनल देना चाहिए। लेकिन अगर एक ऑप्शनल आपको रिजल्ट ना दे रहा हो तो बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाना चाहिए। एक दो बार ठीक है कर लिया, 3 बार कर लिया, चेंज भी कर लेना चाहिए ना। तो ये मेरा अपना टेक है इस पर, कि कोई ऐसी चीज मत इससे डिसाइड कीजिएगा कि चूंकि देखो यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे हैं, उनमें ज्यादातर का फिलॉसफी है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम उससे ये निष्कर्ष निकाल लो फिलॉसफी अच्छा ऑप्शनल है। इससे ये निष्कर्ष मत निकालो फिलॉसफी अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन ज्योग्राफी भी उतना ही अच्छा है ना, हिंदी साहित्य उतना ही अच्छा है, इतिहास भी उतना ही अच्छा है। लेकिन सबके लिए फिलॉसफी अच्छा नहीं तो सबके लिए हिंदी साहित्य भी अच्छा नहीं, सबके लिए इतिहास भी अच्छा नहीं, सबके लिए ज्योग्राफी भी अच्छा नहीं। ये डाइवर्सिटी तुमको, और ये यहाँ यूनिकनेस आती है, यहाँ पर्सपेक्टिव आता है, ये जो आपका सबका अलग अलग होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली अगर आप 2 क्लासेस लगा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जो क्लास में जो नोट्स आपके लिख रहे हैं आप बस उसी को रिवाइज कर लीजिए उतने टाइम तक, और वीकेंड पे अगर आपकी क्लासेस नहीं है तब आप बुक्स पे जाइए, क्योंकि क्लास नोट्स जो आप लगा के आ रहे हैं वो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका आगे भी जाके बेस मटेरियल रहेगा, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो उसको आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, और अभी अगर क्लास में आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप उसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कल जाके। तो एक क्लास नोट्स रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट की रही तो एक टाइम मैनेजमेंट का मैं एग्जाम मोड में भी बताना चाहूँगा। जैसे 3 घंटे का जब मैं पेपर लिखता था, यूपीएससी का भी एग्जाम लिखा, तो मैं उसमें स्टॉप वॉच में अंदर लेके जाता था, कि स्टॉप वॉच से मेरा फिक्स रहता था कि मैं 8 मिनट में मेरे को हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है, कि ऐसा ना हो जाए कि लेट्स से मेरे आखिरी में 5 मिनट बचे हैं और 2 क्वेश्चन रह गए, या कुछ इस तरीके से हो जाए। तो आई यूज टू टेक ए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से मैं पूरा टाइम मैनेज करता था कि 8 मिनट देना है तो 8 मिनट ही देना है, उससे 10, 15, 20 सेकंड ऊपर हो जाए तो ठीक है, अगर आसपास टाइम है तो मैं वाइंड अप करता था क्वेश्चन, चलो ठीक है अब कंक्लूड कर देते हैं, ज़्यादा भी नहीं लिखना किसी में भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रही बात आंसर राइटिंग में फ्लो और डायग्राम की, तो फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने चाहिए, मैं इसमें एग्री करता हूँ। पर्टिकुलरली ज्योग्राफी जैसा ऐसे एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं मानता हूँ अगर आप डायग्राम नहीं बनाते, कुछ मैप या कुछ चार्ट कुछ नहीं बना रहे हैं उसमें जो रिक्वायर्ड है, तो उसमें आपके मार्क्स उल्टा कटते हैं। कि मेरे जैसे GS1 में शुरुआत के टाइम में मार्क्स थोड़े कम आए थे, तो मैंने देखा कि मैं डायग्राम्स वगैरह नहीं बना रहा था, तो डायग्राम जब मैंने बनाने स्टार्ट किया तो मेरे ज्योग्राफी के थोड़े मार्क्स तो बढ़े, मतलब ये है। और फ्लो चार्ट और डायग्राम आप एथिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जब आप, लेकिन वो आपको पहले से रेडी करने पड़ेंगे। अगर आप सोच के जा रहे हैं कि मैं एग्जाम में जाके बना दूंगा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है कर पाना। 1-2 जगह हो पाएगा पर हर जगह नहीं। प्लस डायग्राम बनाने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत नेक्स्ट लेवल चाहिए, जिसको बहुत कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर है वो डायग्राम बना सकता है। लेकिन और पहले से प्रिपेयर कीजिए, मतलब डायग्राम, और हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बन सकता। जैसे GS2 में अगर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पे क्वेश्चन है तो डायग्राम उसमें चांसेस कम है बना पाने के। ऑन द अदर हैंड अगर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो उसमें आप बना सकते हैं। GS3 में जैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन है, GDP आ रहा है तो GDP का आप उस पर ग्राफ बना सकते हैं, GDP का कि मैंने ग्राफ बना दिया।
या उस तरीके से क्वेश्चन है तो कुछ इनोवेटिव आप करिए। एग्जाम जो कॉपी है आपकी एक सब जैसी कॉपी नहीं होनी चाहिए कि सबकी कॉपी एक जैसी आ रही है, बस उसमें पॉइंट 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 लिख, थोड़ा इनोवेटिव आप करने की कोशिश कीजिए कि मैं कहीं पे ग्राफ बना दिया, कहीं डायग्राम बना दिया, कहीं ब्लॉक डायग्राम बना दिया, या एथिक्स है तो स्टेक होल्डर का बीच में सर्कल डाल के बना दिया। थोड़ा अलग अलग तरीके से इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, और वो आपको लेकिन पहले करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन से पहले ही प्रिपरेशन में आपको होना चाहिए रेडी कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं इस तरीके का डायग्राम मेरे पास रेडी है। तो ये चीज़ बनाना सही है, लेकिन हर क्वेश्चन में आप बना पाए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 2023 के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। अगर मैं 2023 का एग्ज़ाम देता, बट मुझे लगता है ये सबके लिए वेरी कर सकती है। 2023 के लिए अब प्रीलिम्स जो है मई में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अभी राइट टाइम है आपके लिए मेंस की प्रिपरेशन को ख़त्म कर लेने का, और साथ साथ ऑप्शनल अब दिसंबर जनवरी कोई भी डेट अपना एक ब्रॉडली एक फिक्स कर सकते हो, कोई मंथ की मैं अब तक ये मेंस और ऑप्शनल कवर कर लूँगा। क्योंकि प्रीलिम्स से पहले मेरी ये रहता था कि 2-3 महीने मैं रखूँ जिसमें प्रीलिम स्पेसिफिक, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट पेपर्स लगाने हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी ब्रॉडली यही होगी अगर मैं 2023 का पेपर देता, कि मैं अपना पहले मेंस और ऑप्शनल कवर कर लूँ दिसंबर और जनवरी तक, जो भी आपको ठीक लगता है। उसके बाद प्रीलिम्स। अब उसके बाद जो ये ब्रॉड आपने डिसाइड कर लिया, फिर आप डिसाइड करिए कि अब शॉर्ट टारगेट्स सब्जेक्ट वाइज आप टारगेट्स रख लीजिए कि अब मैंने क्योंकि आपने आंसर राइटिंग करनी है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि पहले आपके पास कंटेंट इनफ होना चाहिए, आपको बेसिक रीडिंग हो जानी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एक एक करके सब्जेक्ट पूरा कवर करिए और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, और पैरेलली आप दूसरा सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो और साथ ही आपको ऑप्शनल भी कवर करना है, तो वो आप डे वाइज अपना टारगेट रख सकते हो कि मैंने हाफ डे इतना करना है, हाफ डे अपना ऑप्शनल करना है, ऐसे करके आप दिसंबर जनवरी तक कवर कर सकते हो। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस तो करनी है हमें, तो टेस्ट पेपर्स आप डेली बेसिस पे करना चाहते हो या एक दिन छोड़ के करना चाहते हो, और रिविजन्स मल्टीपल रिविजन्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रेटजी मुझे लगता है 2023 के लिए होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि सीसेट के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है मैं सही कैंडिडेट नहीं हूँ इसका आंसर देने के लिए, क्योंकि मैंने सीसेट के लिए कभी आज तक पढ़ा नहीं है। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, तो जो मैथमेटिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। बट हाँ, सीसेट के लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि जिसको प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और यूपीएससी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो पहले क्वेश्चंस आ रखे हैं, उनको एनालाइज करिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन है और ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई करिए कि मेरा कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है। अब कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो अब मेरा उसमें क्या होता था कि कॉम्प्रिहेंशन में जो सीधी डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो मैं पहले अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मुझे पता था कि उसका आंसर अगर आ गया तो वो सही है, और हमें यहाँ पे ऐसा तो है नहीं 200 में से 150 या 100 नंबर लेके आना है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इतने में वो हो जाता था। तो आपको यहाँ पे अपना एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उसको उसमें से कोई गलत नहीं करना। जो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है या फिर कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है, तो ये फिर बार बार प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आपके क्वालिफाई हो रहा है हर पेपर, और अगर नहीं हो रहा कहाँ गलती हो रही है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। थैंक यू। मुझसे एक सवाल है कि निबंध को कैसे तैयार करें, और क्योंकि निबंध जो हैं वो अमूर्त होते हैं, तो आपने क्या विषय चुना और क्यों चुना। तो ऐसे को लेकर के ये बोल सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट क्लियर है कि एक ऐसे का टॉपिक जो होता है वो साइंटिफिक थोड़ा सा एनालिटिकल रहता है, और सेकंड वाला फिलोसफिकल रहता है। बट इस बार 2021 में दोनों ही फिलोसफिकल था, तो दैट इज़ अगेन एन एक्सेप्शन। पर अगर आप फिलोसफी ऑप्शनल वाले हैं तो आपको बस इतना पता है कि आपको क्या नहीं लिखना है, क्योंकि आप फिलोसफिकल ऐसे में पूरा फिलोसफी अगर लिखोगे तो इट मे बी कि मार्क्स उतने नहीं मिले। मेरे 125 थे इस बार के ऐसे वाले पेपर में, और मुझे यही लगता है कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी चाहिए एसेज के लिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे पैराज कि कितने पैराग्राफ का लिखना है, और उससे पहले आप ये कर सकते हो कि उसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक इंट्रोडक्शन जैसा चीज़ स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे आप रख सकते हो, और अपने ऐसे इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटो कि आप फर्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बहुत लोग कैरेक्टर लेकर के ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं, और बहुत तरीके होते हैं ऐसे लिखने के, तो इस पर एक स्पेसिफिक तरीका बता देना या स्पेसिफिक यही सही होगा ऐसी कोई बात नहीं हो पाएगी इस पर।
आप अपना तरीका देखो, आप लिखो, आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप जज करो कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। आप सबका इंडिविजुअल होगा वो, और वो प्रैक्टिस से ही हो पाएगा कि आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट है। आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, आप कोई कैरेक्टर उठा सकते हो, कोई ट्रेडिशनल वो चंपक नंदनी कहानियों जैसा या कुछ वैसा उठा करके आप एक कहानी अगर गढ़ सकते हो तो वो गढ़ करके भी आप ऐसे में लिख सकते हो। ऐसे के लिए तो मैं यही कहूँगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉपर्स की कॉपियाँ पॉइंट वाइज उसमें लिखे रहते हैं, तो वो जब लिख रहे होते हैं तो उनको भी नहीं पता होता कि वो टॉपर्स बनने वाले हैं, तो वो उसके बाद हो जाता है कि हाँ वो टॉप कर गए। बट हाँ, आपका आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल इन द सेंस कि नीट, क्लीन, विद कंटेंट, और पेपर ख़त्म करना, फोकस रहना चाहिए। और जहाँ हो पाए वहाँ, जैसे सर ने बताया ज्योग्राफी में, मुझे लगता है कि जो आपका ये आईआर के क्वेश्चंस रहते हैं या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कि वहाँ पे कौन कौन से CAPF हैं जो कि बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, उसमें आप नॉर्थ ईस्ट का बस एक डायग्राम बना सकते हो मैप जैसा, और उसमें आप लिख सकते हो क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पर उसी मैप में, तो वो आपका टाइम भी बचाते हैं और एक बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन देते हैं। तो वो आपको अगेन वो आपको आंसर राइटिंग से ही पता चलेगा कि किस किस चीज़ों में आप बेटर प्रेजेंट करने के लिए कहाँ लाइन डायग्राम बना सकते हो, कहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हो, कहाँ ड्राइंग्स बना सकते हो, कहाँ मैप्स बना सकते हो। हर क्वेश्चन में कोई एक जेनरिक अगेन नहीं हो सकता कि हर क्वेश्चन में मैं ड्राइंग बना लूँ या हर क्वेश्चन में मैं फ्लो चार्ट बना लूँ। तो वो चीज़ भी है, आपको आंसर प्रेजेंटेबल करना है, दूसरों से थोड़ा अलग रखना है। और क्योंकि सब वही चीज़ पढ़ रहे हैं ना, सब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सब किसी मटेरियल को पढ़ रहे हैं, तो सबके आंसर्स बहुत सिमिलर होते हैं। अब हाउ कैन यू ब्रिंग दैट चेंज कि आपको हर क्वेश्चन में 1 या 2 नंबर ज़्यादा मिले, वो डिसाइड करता है कि कौन सेलेक्ट होकर के यहाँ है या नहीं सेलेक्ट होकर के वहाँ है। तो वो आपको करना होगा, वो भी अगेन प्रैक्टिस से ही वो चीज़ होगी। और मेरे पास तो यही 2 क्वेश्चन है, तो थैंक यू। तो सवाल तो आते जा रहे हैं, लेकिन अब कभी ना कभी रुकना भी तो है। और 1-2 सवाल है मोटिवेशन को लेके। मैंने जैसे कहा है कि संस्कृति IAS एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकती है जिसमें मीनिंगफुल डायलॉग के लिए कुछ सवाल भेजे जाएं, और जिनका ये लोग जब खाली हो अपनी सुविधा के अनुसार जवाब दे दें। क्योंकि ना कोई सवाल जवाब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनको 2-4 लाइन में बता देना और उतना सब कुछ आप लेके चले जाएंगे और इम्प्लीमेंट कर लेंगे, संभव नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि एक सवाल जवाब का सतत प्रोसेस शुरू हो, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। हम लोग इसमें ये मदद कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो हों उनको जोड़ें यहाँ, और वो आपको जब जब वो खाली हो तब तब गाइड करते रहें। तो जो सवाल आपके हैं और उनको हम लोग नहीं ले रहे हैं, मोटिवेशन के सवाल हैं कि मोटिवेट कैसे करें, करना पड़ेगा चाहे जैसे करो, इसका भी कोई एक तरीका नहीं है। चाहे इस लिहाज से करो कि भीड़ से अलग होने का तरीका ही यही है, और क्या करोगे। रोज सोचो, इतने लोग हैं, इतने बिलियन लोग हैं, इसमें तुमको अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है, तो तुमको मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ करना होगा, ठीक है। चाहे इमोशनली सोचो उसको, जैसे अंकिता ने बताया कि लिख के दिया था कि बनूंगी एक दिन, तो कोई ऐसा मोटिवेशन इमोशनल है तो उसको सोचो बार बार, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं मोटिवेशन के ना, बस उसको ना आपको रिकॉल करना पड़ता है बार बार कि कौन सी चीज आपके केस में काम करती है। वो चीज जो आपके केस में काम करती है, बहुत यंग हो, कुछ और चीज भी काम कर सकती है, ठीक है। तो किसी को प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करना है, तो भी घर पे किसी को प्रूफ करना है, किसी ने ताना मार दिया है, ठीक है, इंतकाम लेना है किसी से, ठीक है। ये मैंने नहीं कहा, उमेश ने बताया, तो ये इनका पर्सपेक्टिव है कि इंतकाम भी हो सकता है एक ना। तो ऐसे कई चीजें हो सकती हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से आप सोचते हो और अपने थॉट प्रोसेस में उसको शामिल करते हो। मैं तो भगवान को नहीं मानता, इसलिए भगवान मुझे मोटिवेट नहीं कर पाता। देखो ये भी अंतर है, मेरे शिष्य हैं, मेरे चेले हैं, लेकिन ये भगवान को मानते, मैं नहीं मानता, और फिर भी सिलेक्ट हुए ना। तो अलग अलग सबका अपना अपना मोटिवेशन का तरीका है।
वो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई एक आंसर तुमको ढूंढना चाहिए। इस साल का एक आंसर ढूंढना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग अलग स्टोरीज हो सकती है सबकी, इन्होंने ऐसे मोटिवेट किया, वो सुना देंगे किस दिन, ठीक है। ये ठीक रहेगा कि इनके सवाल का हम लोग एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें जहां महीने में एक दिन, 20 दिन में कभी एक दिन, जब आप खाली हो तो इनके सवाल का जवाब दे दें, ठीक है। तो इसके साथ अब मैं रितेश सर को माइक देता हूं, वो संस्कृति की तरफ से इसको कंक्लूड कर देंगे। सर, संस्कृति की तरफ से आप भी हैं, और सर का तो मैं धन्यवाद नहीं दूंगा सर को, कारण है कि सर तो हमारे टीम के हिस्सा ही हैं, बल्कि आपके शिक्षक हैं, और बहुत जल्दी सर की क्लासेस भी शुरू होंगी, और पेपर 4 हो, ऐसे हो, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, सर की भूमिका उसमें बहुत बड़ी है। लेकिन मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच दैट यू टुक योर प्रेशियस टाइम आउट टू गाइड आवर स्टूडेंट। और जैसे कि सर ने कहा कि एक सार्थक संवाद का माध्यम विकसित हो, तो वो भी विकसित किया जाएगा, और मे बी यूट्यूब लाइव के जरिए, जूम लाइव के जरिए एक क्लोज, जैसे कि हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं और बाहर के लोगों के लिए भी हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पे सीधे सीधे आपको जोड़ दिया जाए और आप सवाल का जवाब इनसे ले पाए। एक बात तो तय है कि मुझे भी एक अच्छी बात ये लगी, मतलब जाहिर सी बात है, संस्कृति अपना प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मैं कई प्लेटफॉर्म पे जुड़ा रहा और कई जगह जुड़ा हुआ हूँ भी, लेकिन एक अंतर जो मैं फील कर रहा हूँ और बहुत गर्व है उस बात का, कि जिस तरीके से हम लोग प्रो कोचिंग लोग नहीं हैं, कोचिंग में पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन इस बात के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं कि बच्चे तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। मैं हमेशा एक बात कहता था आपको कि ऑप्शनल के बारे में पूछना है तो मुझसे पूछो, क्योंकि मैं कोई ऑप्शनल नहीं पढ़ाता हूं। लेकिन आज सर ने भी ये साबित कर दिया कि फिलॉसफी ही सिर्फ एक अच्छा ऑप्शनल नहीं है, ज्योग्राफी भी है, हिंदी साहित्य भी है, हिस्ट्री भी है। डिपेंड ये करता है कि किसके लिए वो क्या काम कर रहा है। तो एथिक्स सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि एथिक्स को लागू भी करना है। इसीलिए जितने भी लोग आज आए, उन्होंने कहा, उनसे कहलवाया नहीं गया। ये एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी। फ्री विल से इन्होंने बोला, जो मर्जी में बात थी सही तरीके से बोला। तो इसी तरीके के सार्थक संवाद, जो ईमानदार प्रयास हो, वो हम करेंगे, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि कोचिंग से आगे, कोचिंग से बाहर, कोचिंग खत्म होने के बाद भी आपको गाइडेंस मिलता रहे, आपको मोटिवेशन मिलता रहे। और इससे बेहतर मोटिवेशन क्या हो सकता है कि मैं अभी जस्ट इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि 2023, 24 और 25 में जब हम मिलेंगे तो आप में से कई लोग जो उस तरफ बैठे हैं वो इस तरफ बैठे होंगे। और अंकिता ने भी यही बात कही कि मैं पहले उस तरफ बैठती थी, अब मैं इस तरफ से बोल रही हूं। तो इस तरह की मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, हमें कहीं ना कहीं विराम देना है और इसको विराम देंगे। आपसे एक गुजारिश है, आप बैठे रहिएगा प्लीज, ये लोग निकल जाएं, फिर